ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, स्प्रिंग बोर्ड 1953, इसके अलावा और चैनल बना रखे, पर अपना ऑफिशियल चैनल है, इसको ही ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें फिर ये है कि अपन को पता ही नहीं है कौन है क्या है। आप ज्वाइन कर लो और फालतू आपकी डिटेल चली जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। स्प्रिंग बोर्ड 1953, इसमें 2 लाख कितने हैं यार? मेरे, अरे वाह यार, पूरे अपडेट हो, धन्यवाद। हाँ, तो इसको ज्वाइन कर लो आप। कर लिया? इस चीज का विशेष ध्यान रखना, टेलीग्राम पे सिर्फ और सिर्फ अपने काम की जो चीज है उसी से अपने को मतलब रखना है। दूसरे टेलीग्राम के अंदर एक सेवा जारी कर रखी, फ्रॉड है वो जो चीज, जिसके अंदर कहते हैं कि गरीब बच्चों के लिए 2,000 रुपये जमा कराओ, 4,000 की छूट मिलेगी, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इस तरह के अनवांटेड कोई भी लिंक आए उसको एक्सेप्ट मत करना, उस पर क्लिक मत करना, और किसी लालच में मत आना। क्योंकि ऐसे नए नए स्टूडेंट आए और तुम कहते फिर हमें आके कहो सर आपके चैनल पे ही है। ये टेलीग्राम वालों ने कर रखे, अपने अपन ने इसे बनाया कि अपन कोचिंग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आप देख सकते हो। है ना, करता हो कोई बात नहीं है, दोस्त से पूछ लो, कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, समझ गए भाई? अवेयर करना मेरा काम है, बाकी बाद में अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि ऐसा हुआ है स्टूडेंट ने कि सर वो पहले तो मैंने 1,000 लगाए, 1,000 के उसने 8,000 किए, फिर मैंने 8 लगाए उसने 16 कर दिए, फिर मैंने 16 लगा दिए तो और ज्यादा हो गए। फिर वो 70-80 के आस पहुंचे तो उसने क्या, वो पहले के और पड़े थे यार दोस्तों से लेके सारे 1.5 के आसपास लगा दिए। फिर वो अब एक भी नहीं आया। फिर हो गए सर ये आप लोगों ने, भाई हमने नहीं करी, हमने तो सारी चीजें कर रखी है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये सिर्फ कोचिंग की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड चीज आएगी उसी से अपने को मतलब रखना है। कैमरा कर दो जल्दी से, क्लास शुरू होने से पहले। चढ़ जाओ ना यहीं से, चप्पल निकाल के फटाफट, क्या उनको परेशान कर रहे हो? ठीक है। और एक अपने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो उसको गूगल प्ले स्टोर से। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे। इस तरह का छल्ला बना होगा, मेरे को बनाना आ नहीं रहा, पर समझ जाओ आप, वो गोल गोल सा घूम रहा होगा। ठीक है। अरे मदर टन तो वही जाएगी नहीं, वो तो निकलेगी। इस तरह से वो छल्ला बना हुआ है स्प्रिंग बोर्ड का, स्प्रिंग बनी हुई है वो, उसका लोगो है वो अपना स्प्रिंग बोर्ड का। कर लो उसको इंस्टॉल, वो काम आएंगी, उसमें क्लासेस मिलती हैं भाई आपको, आप ऐसे मत सोचो। ठीक है। तो पहली क्लास राजवीर सर, दूसरी क्लास बायो धीरज बेनीवाल सर लेंगे आपकी। ठीक है। और शेड्यूल में कोई भी चेंजेस होते हैं तो टेलीग्राम पे सूचना आपके डाल देंगे, फिर धीरे धीरे एडमिशन होते जाएंगे, फिर आपको सारी प्रोसेस धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है। क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या टेक्निकल? तो अभी बोलूं? अभी रुक जाओ। बॉयज के लिए पानी पीने के लिए ऊपर और फैसिलिटीज सारी ऊपर छत पे हैं। गर्ल्स के लिए इससे जस्ट नीचे वाला रूम है, उसके पीछे रूम नंबर 3 के पीछे की साइड बनी हुई है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो एक कांच का गेट लगाओ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहां पे भी बनी हुई है। और पीने का पानी फ्रंट में भी है, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है। अनदर डिवाइस, इसका मतलब आपने दूसरी डिवाइस पे पहले एप्लीकेशन खोली होगी। अरे सर खोली है, तो डिटैच करनी पड़ेगी डिवाइस, सर को बुला दूं? और रेडी, डाउनलोड कर लेना भाई। और बाकी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। ठीक है। और आपको तो बस छोटा सा काम करना है। मेरा नाम नवीन है, मैं पिछले 14 साल से इसी यहीं पे हूँ, स्प्रिंग बोर्ड मेरे को पाल रहे हैं। ठीक है। और मैं स्प्रिंग बोर्ड के साथ साथ ही बड़ा हो रहा हूँ।
2011 में आया था, 2025 हो गए, तो देख लो। अभी हैं कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक एप्लीकेशन है जिसमें आपकी अटेंडेंस आएंगी, ठीक है, रिजल्ट आएगा और टाइम टेबल आएगा, ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड आ जाएगा उसके अंदर तक। और ये क्या, इसमें इस एप्लीकेशन को आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि आज आप क्लास में आए हो कि नहीं आए हो, आपकी अटेंडेंस वगैरह लगेगी। तो गूगल तब तक, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहा है ये और आ जाए, तब तक आप गूगल प्ले स्टोर पे वापस जाओ। SBA ऑफलाइन एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। फिर जब 2-3 दिन बाद में, जब जैसे आप मशीन से पास से आओगे, आपकी अटेंडेंस लगनी शुरू हो जाएंगे। घर वालों के पास मैसेज आएगा SBA ऑफलाइन, एक वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, यू डब्बा सा बना होगा और उसमें लिखा होगा, है क्या, यहाँ पे बीचों बीच। सर को बोल दिया क्या? ठीक है। हो गया। हाँ, और ये अपने पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन दे देना इस बारे में। कई हंस रहे हैं, मरवाओगे क्या, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दे। ये भी नहीं ओपन हो रहा, तुम नीचे मिलना, और उसमें वो डिवाइस डिटैच कर देंगे, हो जाएगा काम आपका। अच्छा, गुजर की तड़ी की साइड से कितने स्टूडेंट आते हैं? ठीक है, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बस वहां से चलेगी, 2 से 3 के बीच में चलती रहती है बस तो वैसे। पर आप 2 बजे या 2:15 भी आएंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस में बैठ के आ सकते हो, बस अपनी वहां से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, अपना जो रूम नंबर 19-20 है वहां से स्टार्ट होगी, फिर आएगी आपकी गंगा जमुना पे, फिर आएगी आपकी गुजर की थड़ी पे, फिर आ जाएगी यहाँ पे रिद्धि सिद्धि, फिर यहाँ से वापिस गुजर की तड़ी, फिर गंगा जमुना, फिर 19-20, ये राउंड रहेगा बस का। ठीक है भाई। और बाकी जो चीजें रहेंगी धीरे धीरे बता देंगे, अभी नए नए आए हो तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, पर बाद में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ भाई, क्या सिस्टम है, कौन सी बस कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं है, कौन से सर पढ़ाएंगे क्या है, उन सर का नाम क्या है, कार्ड कहाँ चेक करेंगे, अटेंडेंस कहाँ लगेगी कि कहाँ नहीं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तब मैं बुला देता हूँ सर को और आपकी क्लास शुरू।
हाँ जी, गुड इवनिंग। आज पहला दिन है आप लोगों का। ऐसे कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं? ऐसे कितने जो सेकंड ईयर में? ऐसे लोग जो फाइनल के अंदर है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो? चलो शाबाश, अलग अलग प्रकार के खूब सारे लोग हो। यूं फर्स्ट ईयर वाले दोबारा हाथ खड़े करो। क्या चाहिए तुमको जीवन में? है क्या हड़बड़ी मच रखी है ऐसी तुम्हें? क्या घर वालों ने कहा है अपने पैरों पर खड़ा हो जा? मोबाइल कौन सा मोबाइल कंपनी का मोबाइल है तेरे पास? नहीं, पास में आ। कौन सी कंपनी का मोबाइल है? वीवो। वीवो और ओप्पो लड़कियों का मोबाइल है, इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज के बाद वीडियो बनाएगा तो ढंग के मोबाइल से, है ना? वीवो और ओप्पो से मेरा कोई वीडियो बनाया नहीं जाएगा। क्या नाम है तेरा? नहीं नहीं, अरे पीछे तुम्हारे, तुम वीडियो थोड़ी बना रही थी। तुम वीडियो बना रही थी? हाँ, राजू नाम है। राजू वीवो और ओप्पो के मोबाइल से वीडियो नहीं, है ना? वो ये लड़कियों का मोबाइल है। लड़कियां फूटरा बनने के लिए से मोबाइल यूज में लेती हैं। अपने ढंग का मोबाइल। ये जो वीडियो बनाया ना, इसमें भी फिल्टर लगाना तू, ठीक है? समझ में आ गया राजू? हाँ। क्यों आया तू यहाँ पे वीडियो बनाने? तो आते जैसे ही मैं घुसा, तूने कहा अब ये बोलेगा कुछ, मैं बनाऊंगा इसका वीडियो, फिर कर दूंगा वायरल, कमाऊंगा पैसे। हैं? पहले दिन फीस के पूरे पैसे इधर से जुगाड़ने के प्रयास में। हे भगवान, देखो कौन सा मोबाइल है तेरे पास? वीवो, ओप्पो, एप्पल? नए वाला? इसकी फीस डबल लेनी है ना? इसका नाम लिख लो, इससे फीस डबल लेनी है अपने। यार बच्चे यार ले लेके घूम रहे हैं इस प्रकार का मोबाइल। कौन सी क्लास में पढ़ता तू? ओ झंडू बाम, नीचे कर मोबाइल। क्या करना है? क्या केवल यही उद्देश्य है? मेरे को सब लोग जानते हो तुम, इसका मतलब तुम सारा दिन रील्स ही देखते हो। और तो क्यों जानोगे भाई? मैं आपका मामोसा का बेटा तो लगता नहीं हूं, फिर भी जानते हो, इसका मतलब तुमने मुझे वीडियो में देखा है। वीडियो में देखा है, इसका मतलब तुम सारे दिन क्या देखते रहते हो? रील्स देख। मेरी तारीफ सुनी है? कौन करता है? मेरे अलावा कोई कर ही नहीं रहा है। क्या बात करती हो सही में? दूसरे कोचिंग के बच्चों ने तारीफ की? क्या की? बता दो, आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ सच में, और तुम्हें विश्वास हुआ उनकी बातों पे? है? क्या पता तुम्हारे दोस्त झूठ क्यों बोलेंगे? और मैं अभी खराब पढ़ा दूं तो हालात बदल दूं, जज्बात बदल दूं पूरी तरीके? नहीं कर सकता। चलो तुम कह रही हो तो ऐसा मान लेते हैं। मैं ना 2013 से पढ़ाता हूं। कब से? 2013 से। 2020 में कोरोना के आने से पहले इंटरनेट पे मेरा किसी प्रकार का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं, जबकि उन दिनों में भी कोचिंग में खूब सारी भीड़ हुआ करती, स्प्रिंग बोर्ड के खूब सारे सिलेक्शन हुआ करते। इसका मतलब 2020 तक जो बच्चे कोचिंग में आते थे वो केवल पढ़ने के लिए आते। फिर आए तुम तुम्हारी जैनजीर, जैन अल्फान, पता नहीं कौन कौन से आई, और तुम्हारा एक ही काम था, नहीं करने अपने ऐसे काम, है ना? अपने इस दुनिया में दो प्रकार के लोग, एक जिनके वीडियो बनते हैं, एक जो वीडियो बनाते हैं। अपने को पहले में जाना है, पर अच्छे काम के लिए बनाना है वीडियो। ये नहीं तुम कल को कुछ कांड कर दो और को मेरा बन गया है वीडियो सर पहले वाले में आ गया मैं, कांड मत कर देना कोई। मेरे तो खुद के जब नए नए वीडियो वायरल होने शुरू हुए ना ऑनलाइन, तो मुझे नहीं पता चला वायरल हो गए वीडियो। किसी बच्चे ने, तुम्हारे जैसे बच्चों ने वायरल करना शुरू कर दिया। एक दिन एक का फोन आया, अरे कि सर आपका वीडियो देखा, मजा आ गया। मैं, क्या देख लिया तूने ऐसा? अच्छा, नया नया कोई स्प्रिंग बोर्ड का जो कोर्स था वो हैक हो गया था पूरा, और किसी ने 100 रुपए फ्री फ्री में बांटना शुरू कर दिया था। तो उसने कहा सर आपके कुछ वीडियो लीक हो गया। अरे मैं ऐसी बातें नहीं करते, तो अपने वैसा भी कुछ कांड करना नहीं है ना? अपने पढ़ाई पे ध्यान देना पूरी तरीके से। क्या करनी है? पढ़ाई, पहले बड़ी चीज। अच्छा अब सुनो, देखो कोचिंग में हर महीने एक बैच शुरू होता है, और तुम्हारी तरफ भर भर के, आज भी पहले तुम्हें नीचे बिठाया होगा, फिर लगा कि पार नहीं पड़ेगी तो कहां भेजा? ऊपर। बच्चे ज्यादा आगे तो दूसरे रूम के अंदर भेजा जाए, यही है इसका मतलब। बच्चों की संख्या में तो कोई कमी, कोचिंग सोचती है इतने ही आएंगे, पर बच्चे तो उससे ज्यादा ही आ रहे हैं, मतलब कोचिंग के सोचने से भी ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। दूसरी बात, अगले 1.5-2 साल तक बैच चलता है ना, लगभग 18 महीने का, क्या 20-21 महीने खिंच जाता है, क्योंकि अपना कोर्स खूब लंबा है।
खूब सारे सब्जेक्ट्स है उसके अंदर, अपने एक एक चीज लिखेंगे उसके अंदर। मतलब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको कतई ये नहीं कहा होगा कि हम आपको नोट्स दे देंगे, हम आपको सब कुछ लिखवाएंगे, एक एक चीज डिक्टेट करवाएंगे। सब कुछ लिखवाते तो उसमें समय लगता है, ऑब्वियस सी बात है, हम भी वो सब कुछ लिखेंगे। इस 1.5 साल के दौरान ज्यादातर लोग धैर्य बना के नहीं रखते, ज्यादातर लोगों को जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, आज मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि आप लोग किस लिए आए जयपुर, तो आप सारे बड़े जोर शोर से कहेंगे सर आरएस बनना है, और आरएस बनने के लिए आए, होना भी चाहिए। राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए। पर थोड़े दिन बाद में आप में से खूब सारे बच्चे मुझे मिलते हैं कि सर मुझे कांस्टेबल का पेपर देना, मुझे मास्टर का पेपर देना, मुझे बीच में एसआई का पेपर देना। कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का ही पेपर दे, पर मैं फिर भी कहूंगा पहले कोचिंग कंप्लीट करें, एक बार बैच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ नाम सुना है, उसका एग्जाम दोगे तो भी पास हो जाओगे, ढंग से पढ़ के दिया तब तो। वरना क्या होता है, अध कचरा कर लेते हो, थोड़े दिन आए फिर किसी एग्जाम की तैयारी में लग गए, फिर उधर पूरा ध्यान दे दिया, फिर थोड़े दिन आए फिर चले गए। इस प्रकार से पढ़ाई होती नहीं है। मैं तुम्हें लिख के देता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, क्लास खचाखच भरी हुई है, तुम्हारी संख्या अधिक आ गई, उसके बावजूद 10% बच्चे होंगे तुम्हारे में से जो बैच चलेगा तब तक कोई छुट्टी नहीं लेंगे, बाकी तो हर महीने में 5 छुट्टियां लेके बैठे रहते हैं। जिन जिन बच्चों को इस प्रकार से छुट्टियां लेनी हो वो पैसे ना लगाएं, उन लोगों के लिए कोचिंग किसी प्रकार की कोई सहायता करती नहीं। कोचिंग का नाम है स्प्रिंग बोर्ड। एक बोर्ड होता है जिसमें लगी होती है स्प्रिंग। क्या लगी होती है? स्प्रिंग। एक बंदा दूर से भाग के आता है, उस बोर्ड पे उछलता है, तो बोर्ड नीचे से जंप देता है, जंप देगा उतना ही बंदा ऊपर उछलेगा। अच्छा, कितना जंप मिलेगा? जितना दूर से भाग के आगे उस पर उछलेगा। यदि कोई बंदा चल के आए और बोर्ड पे खड़ा हो जाए तो स्प्रिंग से कोई जंप लगेगा? इसका मतलब पढ़ाई आपको ही करनी है। कोचिंग केवल जंप देगी, इसके अलावा और कुछ भी दे नहीं सकती। पढ़ाई कब होगी? जब दिल्ली आए। तो कसम खाई जाए आज से कि कोचिंग दिल्ली आएंगे। मैं तो कहता हूं कोई बच्चा केवल दिल्ली आ जाए, कोचिंग दिल्ली जो पढ़ाए उसको दिल्ली जाके रिवीजन कर ले और कोचिंग के सारे टेस्ट दे दे, सिलेक्शन है। देख लो, इतना काम भी हर किसी से नहीं होता। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम आसपास में देख लो, इवन तुम खुद देख लेना, तो मैं 10वें दिन तुम्हें छुट्टी लेते हुए दिखा दूंगा। जुकाम के लिए स्टूडेंट छुट्टी लेता है, बुखार के लिए वो छुट्टी ले लेता है। मैं 10 साल हुए होंगे पढ़ाते हुए, 12 ही हो गए अब तो, 2013 से 2025 कंप्लीट होने का 12-13 साल हो गए। मेरे कभी याद नहीं आता कि 13 दिन की लगातार छुट्टी ली होगी 13 साल में। अधिकतम छुट्टियां जो लंबी छुट्टियां मेरे ब्याह की है वो भी 13 नहीं है, वो भी कम है। बीमार मैं इन 13 साल में, मुझे याद आता है मैं बीमार हुआ था एक बार 2015 में, तब 7-8 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। एक बार हुआ था बीच में 2020 में, तब कोरोना चल रहा था। उस हिसाब से मैं 2025 में वापस बीमार होना चाहिए था, पर अभी तक नहीं हुआ। 5-5 साल के गैप में बीमार होता हूं, तो मैं अभी तक नहीं हुआ हूं। तो मुझे लगता है निकाल दूंगा मैं 10-12 दिन तो, और आराम से निकाल जाऊंगा। अभी ऐसा कोई लक्षण मुझे शरीर में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या बीमार नहीं हुआ? हो जाते हैं, कई बार जुकाम होती है, कई बार बुखार भी आता है छोटा मोटा, पर आदमी को इतनी जीवटता तो दिखानी कि जुकाम में तो जाके काम कर लेना। मेरी क्लास पिछले 13 साल से रूटीन है कि डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है, अपवादों को छोड़कर। तो मैं डेली सुबह 7 बजे क्लास लेने के लिए आता हूं। डेली रात को 9 बजे यहां से जाता हूं। 7 बजे कोचिंग समाप्त होगी, 2 घंटे तक बच्चे मिलने के लिए आएंगे, मैं उनसे बातचीत करूंगा, मैं 9 बजे घर जाऊंगा। ये मेरा डेली का रूटीन है। उसके बावजूद जब मुझे ये लगता है कि मेरा यही काम है, मेरा रोजगार का साधन यही है, और सबसे बड़ी बात इस काम में मेरे को इंजॉय आता है, तो फिर बीमारियां बहुत छोटी हो जाती है। यदि आपको अपनी पढ़ाई में एंजॉय आए, यदि आपको आपकी पढ़ाई लगे ये ही करनी है तभी जीवन में आगे पार पड़ेगी, तब तो दिल्ली आओगे। और यदि जीवन में अल्टरनेट सोच रखे हो कि नहीं, एक मेरा प्लान बी भी है, एक मेरा प्लान सी भी है, एक मेरा प्लान डी भी है, तो प्लीज कोचिंग मत करना, पहले बी सी डी करना, ए वाले पे बाद में आना। वरना घर वालों के पैसे और तुम्हारा समय दोनों खराब होगा। घर वालों के पैसे तो और कमा लेंगे घर वाले, इतनी को ज्यादा पूंजी भी नहीं लगा रहे तुम, 1,12,000 रुपए फीस दे रहे हो, पर तुम्हारा समय बहुत कीमती है, वो एक बार निकलेगा वापस आएगा। तो डेली कोचिंग आना है, बीमारी में भी आना है।
जब तक ये डॉक्टर ना कह दे कि तेरे को बेड पे पड़े रहना है। जुकाम बुखार की छुट्टियां नहीं होती। टेबलेट लेके स्टूडेंट आ सकता है, पढ़ सकता है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लिखा नहीं जा रहा, बैठ जा तू आगे सुन ले, पर शरीर को थोड़ा तो कष्ट दिया जाए। हम शुरू शुरू में जब पढ़ाने लगा था, बड़ा यंग एज में, छोटा ही था, पढ़ाने लग गया था, तो सर ने एक बहुत अच्छी बात की, कब बीमार हुए और सर को कहा कि सुबह 7 बजे क्लास थी और सर आज तो मेरे बुखार है, आज तो क्लास कैसे लूंगा। सर ने कहा मत ले। अच्छा तो नहीं आना कोचिंग ना, कोचिंग आना है। तो क्या करूं कि चेयर पे आके बैठ जा और बच्चों को कह दे कि मेरे बुखार है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा, तुम सुनाओ। और बच्चों से पूछ ले, तू खड़ा हो, बोल सुना कल वाला, तू सुना तू सुना। ये भी तेरे से नहीं हो तो एक काम कर, बच्चों के 5 क्वेश्चन देता हूं, लिखो, अभी 2 घंटे बाद चेक करूंगा। बच्चों को अच्छा ही लगेगा। बच्चों लगे सर के बुखार थी, उसके बावजूद सर आगे बैठ गए, बच्चे तेरे को कह देंगे सर बैठे रहो, मत बोलना सर, हम आंसर लिख रहे हैं, हम आपको चेक करवा देंगे। उल्टा बाकी क्लासों की अपेक्षा उस दिन बच्चे ज्यादा शांत रहेंगे, उनको तेरे प्रति यूं रहेगा, अरे यार सर बीमारी में भी आए थे। अभी 6:30 बजे तू ये कह रहा है कि मेरे बुखार है, नहीं आऊंगा, तो जो बच्चा 7 बजे क्लास में आके बैठेगा उसको क्या कहेंगे कि आज क्लास नहीं है, तो फिर वो 2 घंटे तक क्या करेगा। यार ये बात तो सही है। तो 7 से 9 वो थड़ी पे बैठेगा, बाहर जाएगा, चाय पिएगा, और कोई पूछेगा उसको कहेगा पता नहीं रे मास्टर चलते चलते छुट्टी कर लेते हैं। यही होगा। तो स्टूडेंट अपने पे भी तो लागू कर ले इसको, चलता ही छुट्टी कर लेता है। अच्छा, अभी खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कई बार कहते हैं कि सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, इतनी तो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। तब हम उसको कहते हैं भाई कहां देनी है इतनी फीस, मत दे, और ऑनलाइन ले ले। ऑनलाइन का कोर्स सस्ता है, ये 1,12,000 है, वो शायद 62,000 के आसपास ही है, ऑनलाइन में सस्ता होगा, ऑनलाइन ले ले। तो वो कहता है नहीं नहीं सर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं तो ऑफलाइन आके ही पढ़ूंगा, सामने बैठ के पढ़ूंगा तो ही पढ़ाई होगी। हम हर महीने लास्ट के 5-6 दिन ऑनलाइन देते हैं। वो हमने इसलिए शुरू किया कि मान लो किसी बच्चे का किसी वजह से छूट गई हो चीज, तो इन 4-5 दिन में देख ले, छूट गया वो, है ना, कि मान लो मैं एक दिन एक टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा देख ले। एक दिन किसी वजह से नहीं आ पाया, वो बीमार, जेन्युइन बीमारी हो गया था, डॉक्टर ने कहा था मत जाना, रेस्ट करना, वो क्लास देख ले। और कोई काम हो गया, पापा आ गए थे उस दिन, तुझे रूम पे बैठना पड़ गया, उनके पास रहना पड़ गया, कोई काम रह गया, वो 2 दिन की क्लास है, तू लास्ट 5 दिन का ऑनलाइन उसमें ले ले। पर जैसे स्टूडेंट को कहा जाता है कि ये 5 दिन का ऑनलाइन है, स्टूडेंट क्लास आना ही बंद कर देता है। तो जब ऑनलाइन में पढ़ाई हो सकती है तो घर वालों के 1,12,000 क्यों लगाए, वही ले लेता। इसलिए हम देंगे तुम्हें ऑनलाइन, तुम मत लेना, तुम आके पढ़ना यहाँ पे, है ना। अतिरिक्त सुविधाएं व्यक्ति को आलसी बनाती है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। हमने दिया ही नहीं था कभी ऑनलाइन, हमारा यह था कि ऑफलाइन का बच्चा केवल ऑफलाइन ही आके पढ़े, ऑनलाइन का बच्चा ऑनलाइन ही पढ़े अपना। पर बाद में हमने देखना शुरू किया कि बच्चे आगे कहते सर वो कोचिंग तो दोनों देती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों देती है, उस कोचिंग में तो ये हमें दोनों दे दिया जाता है, सर एक टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया तो हम उसको दोबारा देख लेंगे। तो भी हमें लगा कि ना, टॉपिक समझ में आना होगा तब तो क्लास में आ जाएगा। और यदि तेरे क्लास में समझ में नहीं आया, खड़ा हो, पूछ मास्टर से, माथा खा उसका कि मेरे समझ नहीं आया दोबारा बता, मास्टर झकमरा के बताएगा, उसने फीस ली है किस बात के लिए, तुम्हें नहीं बताएगा तो। और तू यदि नहीं पूछ सकता, तुझे इतनी शर्म आती, फिर आदर्श की तैयारी क्यों करनी। तो कोई ऑनलाइन नहीं देना। पर बाद में धीरे धीरे खूब सारे बच्चे माथा खाते डेली, तो फिर कह दिया कि लास्ट 5 दिन दे दो, महीने के लास्ट 5 दिन सबको दे दो, तो जिसका जो टॉपिक रह गया होगा अपने आप पढ़ लेगा। अब जो टॉपिक रह गया वो तो भगवान जाने कितना पढ़ता है, पर जिनके टॉपिक चल रहे होते हैं क्लास में संख्या कम हो जाती है। अब क्लास खचाखच भरी हुई है, अभी मान लो कोई नया बच्चा आ जाए तो अपने को सीट देखनी पड़े, मुझे कहना पड़ेगा थोड़ा उधर सर को भाई इधर बिठाओ, ये है। उन 5 दिनों के अंदर सीटें खाली हो जाती है। इसका मतलब स्टूडेंट तो गायब हुए हैं। शादियों का सब आता है, स्टूडेंट गायब हो जाता है। मैं किसी से पूछता हूं कहां थे, कि सर ताऊ जी के बेटे की शादी थी। अरे तो 10 दिन क्या कर रहा था, या तो ताऊ जी वाले बेटे की शादी में 10 दिन लगा ले, या खुद की शादी का जुगाड़ कर ले। 2 तरीके हैं, सिंपल सी बात है, सीधी सी। इसलिए छुट्टियां नहीं लेने, कोई ऑनलाइन नहीं जाना, ऑनलाइन पढ़े वो बच्चे ऑनलाइन पढ़े, वो किसी वजह से ऑफलाइन नहीं आ पाए वो अपना ऑनलाइन पढ़े। तुम यदि आए हो तो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ना, इसके अलावा कुछ ही मत करना। आना कोचिंग, जब तक कोचिंग चले लास्ट तक आना। बहुत कम बच्चे आते हैं, इसलिए बहुत कम बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, है ना। बहुत जल्दी लोगों को मुक्तियां मिलती है। ये एग्जाम इधर उधर भटकना मत, यदि इस तैयारी करना तो ये तैयारी करना। हाँ मैं नहीं कहता तुम दूसरे एग्जाम की तैयारी मत करो, पर फिर वही कर लो, फिर इधर माथा पच्ची नहीं। जब आदमी ये सोच के आता ना मैं तैयारी तो आरएस की करूंगा और कुछ ना कुछ तो लग ही जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ ही लगता है, आरएस कभी नहीं लगता। अंग्रेजी की कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं।
राजस्थानी में कहते हैं अपने कि रोंता जाओ बे मरेड़ा का समाचार ले आवे। जब नीति माड़ी हो ना पहले से इतना ही करना है तो भगवान उतना ही देता है, भगवान ज्यादा देता नहीं। इसलिए अपने तो ये सोचना है कि देंगे आईएएस का एग्जाम। किसका? अब वापस सुनो मेरी बात। भारत में दो एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस के दो एग्जाम होते हैं। एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं आईएएस, और स्टेट लेवल में जो होता है अपने उसको क्या बोलते हैं? आरएएस। हम राजस्थान में तो आरएएस, कोई गुजरात में होगा तो जीएएस हो जाएगा, कोई बिहार में होगा तो बीएएस हो जाएगा, सबके अलग अलग नाम है, बाकी होता तो यही है। सेम सिलेबस है दोनों का, आईएएस के और अपने आरएएस के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। वैसे आईएएस में ऑप्शनल एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई उसमें किंतु परंतु नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, 5 बड़े सब्जेक्ट, वो क्यों आरएस में आते हैं, वो क्यों आईएएस में आते हैं। फिर भी अपना स्टूडेंट आरएस की तैयारी करते हुए आईएएस का एग्जाम नहीं देता, जबकि सेम है। मैं कहता हूं अपना एक आईएएस का बैच चलता है, आप तो उस बैच के नोट्स मिला लो और इस बैच के नोट्स मिला लो, एक ही है, पर केवल इसलिए एग्जाम नहीं देता क्योंकि वो बैठा ही आरएस के बैच में। उसके मन में कोचिंग तो आरएस की थी ना, तो अब आईएएस कैसे दूं? अरे यार सेम ही तो है। ये थोड़ी आईएएस वाले बैच में अकबर का बाप चेंज कर देते हैं कि मैंने आपको यहां लिखवाया अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, मैंने आईएएस वालों को जाकर हाँ देखो नहीं, आरएस में हुमायूं लिखवा दिया, तुम आईएएस हो, बाबर बाबर लिख लो, एक एक पीढ़ी तो खाई जाओ डायरेक्ट। ऐसा थोड़ी हिमालय की ऊंचाई 5-7 मीटर ऊंची कर देते हैं कि देखो आरएस वालों को लिखवाइए, उतनी ऊंचाई तो नहीं होगी, तुम आईएएस में हो, थोड़ी ऊंचाई को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हिमालय थोड़ा ऊंचा खिसक जाता है, नहीं होगा ना। डिट्टो सेम है, केवल तुम्हारा कम आत्मविश्वास, तुम्हारा कम कॉन्फिडेंस तुम्हें एग्जाम देने से रोक देता है। इसलिए कसम तो ये खाना कि एग्जाम देंगे, एक और देंगे सर, वो आरएस के अलावा आईएएस देंगे। नीचे इस बार जो सिलेक्ट हुए 5 आईएएस, उनकी फोटो लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज जाते समय उन 500 फोटो को देखें, उनके नीचे संभवतः जहां तक मुझे याद है उनके बैच लिखे हुए, कौन कौन से बैच के, उनके बैच देखें, क्यों कौन से बैच के स्टूडेंट थे, उनके बैच आरएस के हैं वो स्टूडेंट, वो आरएस के बैच में आए थे, आईएएस का पेपर दिया, लग गए। पर देगा तभी तो लगेगा, कोई एग्जाम ही ना दे तो भाई घर पे आके तो कोई मोदी जी आपको कहेंगे देखो एलिजिबल तो है, पेपर नहीं दिया बाकी मान रहे हैं, आ तो रही है, तुम आगे ज्वाइन कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। देना, दोनों देना। अच्छा, तीसरा, मैंने फर्स्ट ईयर वालों को तुम्हारे हाथ इसलिए खड़े करवाए कि तुम्हारी अभी कॉलेज में एडमिशन हुए, अब थोड़े दिन बाद में आएंगे तुम्हारे कॉलेज के पेपर, वो पेपर जिनको तुम पढ़ते हो एक रात, है ना, लाते तो 1 वीक सीरीज, पढ़ते हो 1 नाइट, नाम उसका 1 वीक, पढ़ते हो 1 नाइट। तो उसके लिए 6 पेपर होते हैं, एक साल के 6 पेपर होते हैं, 6 या 7 जितने, अब मुझे नहीं पता, हमारे टाइम में 6 लगते थे तो हमारे को एक आधा एक्स्ट्रा होता होगा, जितने पेपर है उतने ही दिन खराब होने चाहिए। स्टूडेंट 6 पेपर है, 2 महीने पहले छुट्टी लेके बैठता है, मेरे एग्जाम है, तो फिर एग्जाम दे के आता कोचिंग। अब होता क्या है, जैसे मान लो आज अपना बैच शुरू हुआ दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, आजकल सेमेस्टर वाला सिस्टम है, मार्च के आसपास एग्जाम आ जाते हैं, फरवरी में आ जाते हैं कई कई यूनिवर्सिटी के, तो अब मार्च में एग्जाम, वो 3 महीने आया, 3 महीने हमने उसको राजस्थान जीके पढ़ाई, हमने उसको साइंस पढ़ाई, हमने उसको ज्योग्राफी पढ़ाई। अब उसने कहा 2 महीने लूंगा छुट्टी, मेरे होंगे एग्जाम। अब 2 महीने बाद आता है तो उसको लगता है मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। आपको पता है फिर 2 महीने बाद क्या करता है, किसी नए बैच में एडमिशन लेता है, वापस राजस्थान जीके, वापस साइंस और वापस पॉलिटी पढ़ता है, फिर उसके 2 महीने बाद एग्जाम आता है। वो 3 साल में कोचिंग तक कंप्लीट नहीं कर पाता। आया क्यों आया फर्स्ट ईयर में, कोई पूछे कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा क्यों आ गया कि कॉलेज के साथ साथ कोचिंग कर लूंगा, तो हुई नहीं। इससे अच्छा तो फिर कॉलेज ही कर लेता, अच्छा कम से कम कॉलेज तो जाता, कॉलेज तो एंजॉय करता, तो लड़ाई करता 2-4 बार, किसी से मार खाता, किसी को कूट के आता, 2-4 ब्रेकअप होते तेरे, वो तो करके आता कम से कम। तू आया कोचिंग था, सारे मन मार के, यहां मैं केवल पढ़ूंगा, इधर उधर भी नहीं दूंगा, मेरे पड़ोस में कौन बैठता है, पढ़ा फिर भी नहीं, उससे क्या निकला। और तुम इतने बच्चे बैठे हो, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा अब तक तुमने क्या किया क्या नहीं किया, आज से मुझे सर होने के नाते नहीं, एक बड़े भाई होने के नाते मेरी एक बात मानना, ऐसा कभी कोई दिन नहीं बीतना चाहिए तुम अखबार ना पढ़ो। कोचिंग करो नहीं करो, हो सकता है तुम्हें 3 दिन बाद लगे कि मास्टर तो फर्जी है, खाली बात ही करता है, पढ़ाता तो है ही नहीं, और तुम एडमिशन ना लो, या तुम्हें लगे पढ़ाता है वो फर्जी पढ़ाता है, हम एडमिशन नहीं लेंगे इसलिए तुम ना लो, तुम घर पे चले जाओ, स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन ना लो, कहीं और पढ़ने लग जाओ, तो भी अखबार पढ़ना। इस तैयारी में अखबार का बेहद महत्व है। अखबार का मतलब है आसपास की देश दुनिया की बातें पता होनी चाहिए। 2020 से, कोरोना से पहले, इस तैयारी को तमाम वे लोग करते थे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती थी।
इस तैयारी को करने वही आते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, ज्यादातर की जो एमए कंप्लीट हो गई, धक्के खा खुआ के बाद में एग्जाम की तैयारी करने आता था, इसलिए वो बहुत सारी बातें जानता था। इसलिए जब हम उसको कहते कि भूदान आंदोलन हुआ था तो उसको आगे नहीं बताना पड़ता, वो जानता था भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था, वो जानता था विनोबा भावे कौन है, वो जानता था भूदान आंदोलन में हुआ क्या था, क्यों करना पड़ गया था, और संविधान का कौन सा आर्टिकल है। आपके सामने दिक्कत यह है कि हमें यह भी समझाना पड़ता है कि भूदान होता क्या है, क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना। कोई गलती नहीं तुम्हारी, नाम क्यों नहीं सुना, कारण तुम जल्दी आ गए। दूसरा कारण, जब से मोबाइल आया तुम अखबारों से दूर हुए। मोबाइल खाली, अच्छा मोबाइल देखना कतई बुरा नहीं है, आप में से यदि कोई कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं सलाह दूंगा लाइए। यदि आप में से कोई कहता है मेरे पास तो सर कीपैड वाला मोबाइल है, तो साइड में छोड़िए, मल्टीमीडिया लाइए और वही मोबाइल रखिए, इस तैयारी में बेहद आवश्यक है, आपकी जरूरत पड़ेगी उस मोबाइल की, पर हम उसका सदुपयोग करें ना कि उसका मिसयूज करें। उसमें काम की चीज है, काम की चीज देखें। सर क्या देखो मोबाइल में, तू तो बीबीसी हिंदी के समाचार सुन ले डेली, राज्यसभा टीवी की डिबेट देख ले डेली। पर होता क्या है, हम मोबाइल के अंदर कुछ अलग देख लेते हैं कि कपिल शर्मा के कॉमेडी के शो देख लिए, मोबाइल एल्गोरिथम पकड़ता है, और एल्गोरिथम पकड़ के यदि आपने 2 दिन लगातार कपिल शर्मा के कोई 5-5 मिनट की वीडियो देख लिए या 30-30 सेकंड की 5 रील्स देख ली, वो अगले दिन पूरे दिन आपको कपिल शर्मा ही दिखाएगा। अब आप देखना नहीं चाहते, वो दिखा रहा है, आप नहीं देखना चाहते पर आपके पास ऑप्शन नहीं, आपके फीड में है ही वो। आपने कपिल शर्मा को स्किप करना चाहा, नीचे और किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का वीडियो है, आपने उसके 2 देखे, नीचे 3 और है। लोग कई बार आ कहते सर सारे दिन हम आपके वीडियो देखते हैं, मुझे आगे कहते हैं तुम देखते नहीं हो, तुम्हें मोबाइल दिखा रहा है, तुमने एक दिन मेरे 3 वीडियो देखे होंगे, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे देखने के अलावा, वही दिखाएगा तुम, या तो मैं आऊंगा या मेरे जैसा कोचिंग का दूसरा मास्टर आएगा तुम्हारी फीड के अंदर, इसके अलावा दूसरा कुछ ही नहीं आ सकता। यदि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2 कोई एपिसोड देखे, नीचे दयाबेन और जेठा भाई है। इसलिए मोबाइल का सदुपयोग किया जाए, ऐसी चीजें ना देखी जाए। आप बीबीसी हिंदी के समाचार सुन लें, 2 दिन लगातार सुन ले, तीसरे दिन आपको बीबीसी हिंदी के समाचार आएंगे, बीबीसी की कोई व्याख्या आएगी, किसी करंट टॉपिक पे, ज्वलंत मुद्दे पे बातचीत आएगी, हम देखेंगे। राज्यसभा टीवी की डिबेट देख ले, करंट में जो जो टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में आएगा। अखबार हमें एक साथ कई सब्जेक्ट का नॉलेज करवा देता है, जो हम किताबों से अलग अलग जगह से नहीं पढ़ सकते। नॉर्मल है कि ट्रंप ने भारत पे टैरिफ बढ़ा दिए, करंट की न्यूज तो ये है, पर अखबार उसका अगला पिछला लिखता है, पहले किसने बढ़ाए थे, बराक ओबामा के टाइम में बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे, जो बाइडेन के टाइम में बढ़े कि नहीं बढ़े थे, और नहीं तो 2 नाम तो याद हुए कि बराक ओबामा और जो बाइडेन पहले राष्ट्रपति हुए थे। कुछ तो सीखे, धीरे धीरे चीजें जुड़ेगी। ज्ञान एक साथ कभी नहीं आता, और धीरे धीरे एक साथ आएगा, आपके एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे जुड़ के आएगा, और जुड़ेगा तब एक दिन आप 2 साल बाद में, 18 महीने बाद जब कोचिंग से निकलोगे तब आपको लगेगा वो बहुत कुछ आता है। वरना अभी तो मैं यदि आपसे पूछ लू ना कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नाम सुने हैं? उनमें 7 राज्यों में से किसी 4 के मुख्यमंत्री बताओ, किसी को बताओ? एक बंदा नहीं क्लास में बता, कौन कौन से अपने? असम के मुख्यमंत्री बताओ, हिमंत बिस्वा शर्मा, नागालैंड के नेफ्यू रियो, अरुणाचल के पेमा खांडू, देख दोबारा देख, है ना? चल ठीक है, कोई नहीं, तुमने इतने बताए, इतने भी ठीक है। अपने एक बच्चे को याद है? तुम्हारी कोई गलती नहीं, एक ही गलती, अखबार नहीं पढ़ा तुमने। 7 दिन अखबार पढ़ लीजिए, 7 मुख्यमंत्री बताओगे, एक आधी न्यूज तो उस राज्य की आई जाएगी, राज्य की न्यूज आएगी तो चीज आ जाएगी। बहुत कुछ सिखाता है अखबार, बहुत सारी बातें सिखाता है। तैयारी करो नहीं करो, तुमसे पढ़ाई हो नहीं हो, अखबार डेली पढ़ना। इस एग्जाम में उन बच्चों के जल्दी याद होती है चीजें, उन बच्चों के जल्दी सिलेक्शन होते हैं जिनका अखबार में इंटरेस्ट होता है। अखबार इसलिए नहीं पढ़ना कि करंट की न्यूज है, अखबार इसलिए पढ़ना है बस पढ़ना है। सर क्या पढ़ूं अखबार में? पूरा सारा पढ़। सर इसमें टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 9 मरे 10 घायल, पढ़। क्योंकि तू ये नहीं जानता कि टेम्पो पे 2 मात्रा लगेगी, एक। तू ये नहीं जानता कि टेम्पो में बिंदी टे पे आएगी कि पो पे। तू नहीं जानता कि ट्रेलर के ऊपर 1 मात्रा है कि 2 मात्रा। तू नहीं जानता कि भिड़ंत में बिंदी कहां लगाएगा, भी पे लगाएगा कि डै पे लगाएगा। तू नहीं जानता कि डै के नीचे बिंदी लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। हिंदी का 120 नंबर का पेपर है। मैं आजकल जिन जिन किसी प्राइवेट स्कूल्स के मास्टर से मिल लेता हूं, या गवर्नमेंट स्कूल के भी जो टीचर्स है,
मैं अक्सर उनको कहता हूं कि प्लीज बचा लीजिए इस भारत को, तुम्हारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी हिंदी सुधार दीजिए। पिछले 2 साल में आलम यह है, तुम इस क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हो, एक सिंगल बच्चा नहीं कह सकता कि मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूं 1 पेज की, वो पूरी सही होगी। इतनी खराब हिंदी थी, वाहियात हिंदी है तुम्हारी जिसकी हद नहीं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि तुम्हें हिंदी में 100 में से 100 नंबर और मिले। बेड़ा गर्क किया है बोर्ड ने तुम्हारा। कई आजकल मुझे कई बार कई बच्चे आके कहते हैं सर बीए फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में मेरे को बेक दे दी है, दे दी नहीं है, आई है तेरे 6 पेपर है, तू फेल 6 के 6 में है। तू ये कह यूनिवर्सिटी ने गलती से 5 में पास कर दिया, क्योंकि आजकल सब जगह से पास करने का ठेका ले रखा है, सबको पास करना है। यदि तुम्हारे 12th में कितने कितने परसेंट होंगे मैं नहीं जानता, पर आज के बाद जब भी परसेंट किसी दूसरे को बताओ तो नहीं, पर मन ही मन में सोचो तो जितने तुम्हारे आए हुए हैं उससे 20% कम करके सोचना, इतने ही है तुम्हारे। बाकी 20% फोकट में दिए, तुम्हें आता कुछ ही नहीं। तुम्हारे 92 है तो 72 है, तुम्हारे 82 है तो 62 है। तो कोई सोचे सर मेरे तो 62 है तो तू फेल था। हालांकि आजकल 62 आने बंद हो गए, अब वो पीढ़ियां नप गई जिनके इस प्रकार के आया करते थे, आजकल सबके हैं। मैं कल ही बता रहा था कि अपने राजस्थान के एक बहुत बेहतरीन राइटर हुए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने जब बीए किया था उस साल पूरे राजस्थान में बीए में एक ही फर्स्ट डिवीजन आई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बाकी पूरे राजस्थान फर्स्ट डिवीजन ही नहीं थी। अब कोई ऐसा होता ही नहीं जिसके फर्स्ट डिवीजन नहीं हो। चीजें बड़ी बदली है, पर उन बदलती हुई चीजों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना और ध्यान रखना। डेली आए, जो पढ़ाया जाए क्लास में, जो कुछ लिखवा दिया जाए किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसको याद करें। क्या करें? अच्छा, मैं पिछले 3-4 साल में समस्या देखता हूं, स्टूडेंट कहता है, मैं पूछता हूं थोड़े दिन बाद में कि अरे कैसे चल रही पढ़ाई? सर चल रही ठीक चल रही, पर एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? सर मैं 10 दिन का पिछला मैंने पढ़ा तो है, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ता हूं पीछे वाला भूल जाता हूं, क्योंकि केवल पढ़ा है, याद नहीं किया है ना। याद करना बहुत अलग। याद करने का मतलब यह है, मान लो मैं आज अभी आपको पढ़ाऊंगा और आपको 2 पन्ने भरवा देता हूं मैं। याद करने का मतलब है घर पे गए, उन 2 पन्नों को पढ़ा, बंद किए, अब उनको रिवीजन किया कि क्या ये 2 पन्ने लाइन टू लाइन मेरी याद है। यदि लाइन टू लाइन आप बोल गए मन ही मन, इसका मतलब तो भी याद किया था, बाकी सब टाइम पास है। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, जाते हैं पढ़ लेते हैं, और एक बार उसके याद होता ही है, दिखते ही तो उसको लगता है कारण कि क्लास में मास्टर ने अच्छा पढ़ाया था, कारण कि तुम क्लास में सिंसियर होकर बैठे थे और तुमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, इसलिए एक बार वो चीजें मोटी मोटी सी याद हो ही जाती है। उसको लगता है अरे याद होगी, 3 दिन बाद में भूल जाते हैं। होना ये चाहिए आज पढ़ा हुआ 10 साल बाद नींद में से कोई थप्पड़ मार के भी पूछे तो अपने को याद हो, उसको तो कहते हैं याद करना। बाकी फैशन है आजकल, कूल लगता है कोचिंग करना, है ना। कोई टाइम में भारत के अंदर ट्यूशन जाना शर्मिंदगी का विषय हुआ करता था। वे माँ बाप जिनके बच्चे ट्यूशन जाया करते थे, वो बताते नहीं थे कि बच्चा ट्यूशन जाता है, वरना लगता बच्चा कमजोर है, ट्यूशन जाता है तुम्हारा बच्चा। तो घर वाले नहीं नहीं नहीं, ये तो शाम को यूं साइकिल लेके सब्जी लेने जाता है। छुपानी पड़ती थी बातों। आजकल मम्मियां बड़े कूल तरीके से कहती कि तुम जानती हो आजकल आरएस की तैयारी कर रहा है, वो जयपुर जाता है। चीजें बदल गई, पर उसके अनुसार हम भी तो बदले हैं, वैसे करें तो सही। पले बड़ी चीजें तो पढ़ना नहीं है, क्या करना है ना। राजस्थानी की एक कहावत है, गुण भणनो को नहीं गुणनो है। भणना मतलब पढ़ना, पढ़ना नहीं है। गुणना मतलब मनन करना है, बार 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 उनको याद करना है। आप अपना नाम जानते, मैं किसी से खड़ा करके पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम बता देते हो ना। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ कि तुमने कहा रुको 2 मिनट सोच लूं एक बार, है तो सही, मेरा नाम तो है, और मैं से शुरू होता है और क्या है, मनीष, मनीष है सर मेरा नाम, ऐसा नहीं होता। जबकि कई बार हम किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे 2 बार भी मिले होते हैं वापस याद नहीं आ रहा होता है। कई बार तो कोई आदमी सामने आ जाता है, मतलब लगता है यार जानता तो हूं, है कौन। मेरे साथ तो बड़ी बुरी दिक्कत हो जाती है, अगला आगे पूछ और लेता है सर पहचान गए, अब यूं का तो नहीं पहचान तो मरे, तो आपको बताया अरे अरे आपको कैसे नहीं जानते, जानते ही हैं। अगला कई बार और तकड़ा होता, नाम बताओ अरे यार मान जा यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, कह दिया ना जानता हूं, तो नाम याद नहीं आ रहा, फिर ये को दिमाग में जोर ही देते हैं, थोड़ी देर बाद में दिमाग में नाम आ, कारण उस नाम का रिवीजन नहीं हुआ। जब नाम ही रिवीजन है तो री मतलब बार 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 उन चीजों को याद किया जाए, तब तो देखो चीजें याद होगी, तब तो इस कोचिंग का, इस समय का, इस पैसे का सदुपयोग होगा, वरना कोई मतलब ही नहीं। ये मैंने जो 5-6 बातें बताई ये मानो, तब तो कोचिंग करना, वरना कल से उजली राम रूमी है, तुम तुम्हारे हम हमारे, कोई कोचिंग की आवश्यकता अपने नहीं है। तुम होशियार आदमी हो वैसे ही, और जीवन में और जो कुछ करना है वो कर सकते हो, कोचिंग करने की तुम्हें कम से कम कोई आवश्यकता
कोचिंग आओ तो ढंग से आना, तब तो देखो मजा आएगा। तब तो आप 18 महीने बाद में एग्जाम से पहले भी कोचिंग खत्म होने के बाद तुम्हें लगेगा पता नहीं मैं कितनी सारी चीजें सीख गया हूं, कितनी सारी बातें जानता हूं। पर ना 18 महीने बाद भी तुम्हें यही लगेगा कि यार मैंने कोचिंग कर भी ली, आता अब भी कुछ भी नहीं है मेरे को, तो क्या निकला उसमें हमारा भी जीव दुखता है यार, इस बच्चे से फीस भी ली, ये आया भी था अपने पास 2 साल और फिर भी इसको कुछ ही नहीं आया। बच्चा भी गालियां निकाल रहा होता है कि यार मैंने तो कोचिंग की थी फिर भी मुझे कुछ आया नहीं, जबकि कारण केवल यह है कि या तो रेगुलर आया ही नहीं, 4 दिन आया, 2 दिन छुट्टियां मार गया, 10 दिन आया, 5 दिन नहीं आया, या तो उसने ऐसे किया, या वो आया तो था लेकिन घर पे जाके पढ़ के वापस आ गया, उन चीजों को याद नहीं किया। इसलिए चीजों को याद करना है। तो क्या 3 बातें, क्या डेली आना है, डेली चीजों को याद करना है, डेली अखबार पढ़ना है, 3 बातें कर लेना, कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट कहता है नोट्स के अलावा क्या पढ़ूं, तू तो मेरे को सारे नोट्स 50% याद करके दिखाना। 50% कोई नहीं होते, 18 सब्जेक्ट के 36 रजिस्टर है। जिस दिन कोचिंग खत्म होती है ना उस दिन, एक मैं और मेरा दोस्त नया नया जब तैयारी करने आए थे ना, तो सर पहले दिन की क्लास में पढ़ा रहे थे कुछ राइटर्स और उनकी बुक्स के नाम। तो सर ने एक लिखवाया हसन निजामी, बुक का नाम ताजुल मासिर, राइटर का नाम लिखा है अबू बकर इसामी, बुक का नाम फुतुह उस सलातीन। और हम दोनों ने घर पे जाके रट्टे मारे, हसन निजामी ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर, अबू बकर इसामी फुतुह उस सलातीन, अबू बकर इसामी फुतुह उस सलातीन। याद हो गए? 2-3 महीने हो गए कोचिंग करते हुए, एग्जाम आने वाला था, एक दिन बैठे बैठे रिवीजन कर रहे थे। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि अरे हसन निजामी और ताजुल मासिर में आदमी कौन है और किताब कौन है? अबू बकर इस्लामी फुतुह उस सलातीन, इसमें कौन आदमी और कौन किताब है? मैंने कहा छोड़, अपने ये याद नहीं करना, क्योंकि अपने ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं सचित्र वर्णन कीजिए। अपने याद तो देगा हसन निजामी की पुस्तक बताओ तो कर देंगे ताजुल मासिर, याद देगा ताजुल मासिर का राइटर बताओ तो कर देंगे। तो ये भी याद नहीं रहता है, किताब है क्या? तो इतना सारा बड़ा सब्जेक्ट है तो और क्या क्या पढ़ूं, और छोड़िए ये भी याद नहीं होगा, इसलिए और बड़ी पंचायती करनी नहीं। तुम मेरी बात फिर भी मानो कि नहीं मानो, कल 5 टॉपर आए होंगे, यदि तुमने लिया होगा तो उनसे पूछ लिया होगा, वरना मैं एक दिन उनको और भेज दूंगा, या अकेले में कभी साइड में उनसे पूछ लेना कि सोगन खा के बताओ, विद्या की सोगन है कि इसके अलावा और कुछ पढ़ना है क्या? हो गएंगे भाई रे ये याद नहीं होता है, इतना याद नहीं होता। दूसरा पढ़ने का न तो समय मिलता है और न करने की कोई आवश्यकता होती है। पहले बड़ी चीज डेली आना है, डेली याद करना है, डेली अखबार पढ़ना है, छुट्टियां लेनी, बीमार हो उस दिन भी आना है। कोई भी होता ही नहीं ऐसा कोई बीमार होता है ना, ये अपने मन के वहम है। आदमी जब थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है तो बीमारी भाग जाती है। अपने खुद ही यूं सीन भी लगा भी तो लगे, सी मतलब सर्दी, बी मतलब डर, सर्दी और डर जितना लगाओगे उतना लगेगा। तो आप जब मान ही लोगे कि मैं बीमार हूं तब तो यूं भयंकर ही लगेगा, तप रहा है मरूंगा आज तो लास्ट दिन ही है। और आप ये क्या है थोड़ी बुखार ही तो है, मैं अभी कोचिंग जाकर टेबलेट ले लूंगा बुखार दूर हो जाएगी, आप पढ़ के भी चले जाओ। उल्टा रूम पर पड़े रहने की अपेक्षा कोचिंग आकर वापस जाओगे ज्यादा अच्छा महसूस करोगे, 4 दोस्तों से मिलोगे, बात सुन के चले जाओ। आ जाओ फिर भी तुम्हें लग जाए यहाँ बैठने के बाद कि पसीना ही छूट रहा है, मर रहा हूं यहाँ तो बैठा नहीं जा रहा, वापस चले जाना रहे, ये घर पड़ा। उल्टा हम तो एम्बुलेंस और रखते हैं नीचे, छोड़ के आते हैं, तेरे को छोड़ के आ जाएंगे। तो ये भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यूं गिर जाऊंगा तो कौन उठा के लाएगा, हम है ना। आज के बाद तुम्हारे सब कुछ है ना, गार्जियन हम ही है, तो हम तुम्हारा पूरा ध्यान भी रखेंगे। पहले बड़ी बात, अब लिखो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अब यदि किसी भी राज्य की हिस्ट्री पढ़नी हो, कि मैं आपको कहूंगी यार मुझे फ्रांस की हिस्ट्री पढ़नी है, या मैं आपको दूं यार मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ूं, या ईरान की पढ़ूं, या चीन की पढ़ूं, रूस की पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? सर किताबें पढ़ो, रूस की हिस्ट्री की बुक्स लाओ, सर बुक्स पढ़ो, यही तो होगा। तो राजस्थान की हिस्ट्री भी यदि पढ़नी होगी तो अपने क्या पढ़नी होगी? राजस्थान की हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। किसने लिखी साहब राजस्थान की हिस्ट्री की बुक? अपने साथ दिक्कत एक ये भी कि अंग्रेजों के आने से पहले, किसके आने से पहले? अंग्रेज। अपने यहां राजाओं का राज था,
तो मेवाड़ का राजा अलग, मतलब उदयपुर का राजा अलग, जोधपुर का राजा अलग, भरतपुर का राजा अलग और बीकानेर का राजा अलग। अब बीकानेर के राजा ने कहा हिस्ट्री लिखो, तो कहां की हिस्ट्री लिखेंगे? बीकानेर। जोधपुर के राजा ने कहा हिस्ट्री लिखो, तो कहां की लिखेंगे? जोधपुर। उदयपुर के राजा ने कहा हिस्ट्री लिखो, तो कहां की लिखेंगे? उदय। इसलिए सबने अपनी अपनी लिखवा ली, इसलिए पूरे राजस्थान की तो ही नहीं। अब या तो मैं आपको कहूं कि बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, जैसलमेर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, करौली, अलवर, इन सब की लिया दो दो किताबें और 40 किताबें हो जाएगी, पढ़ ले। एक तरीका तो ये है। पर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पूरे राजस्थान को एक साथ देखना शुरू किया। उन्होंने कहा यार ये भारत के जो पश्चिम में है, भारत के जो वेस्ट के अंदर, भारत के अंदर है, यहाँ पे ज्यादातर में राजपूत राज्य है। ज्यादातर राज्य कौन से? ज्यादातर राजा राजपूत राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने कहना शुरू किया राजपूताना। क्या कहना शुरू किया? और उन्होंने पूरे को एक देखना शुरू किया। उन्होंने कहा ये स्टेट राजपूताना है। राजपूताना अलग अलग पार्ट्स है। राजपूताना में जैसलमेर है, राजपूताना में जयपुर है, राजपूताना में जोधपुर है, राजपूताना में अजमेर है, राजपूताना में बीकानेर है। इसलिए उनका अपने राजपूताना की हिस्ट्री लिखते हैं। किसकी हिस्ट्री लिखते हैं? इसलिए अंग्रेजों ने अपने राजस्थान की पूरी हिस्ट्री एक साथ लिखनी शुरू की। ऐसा पहला आदमी जो इस दिशा में प्रयास करता, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? हेडिंग डालो, जॉर्ज थॉमस। उनके बारे में पढ़ते थे जो अपने हिस्ट्री को लिख के गए। कौन है बताओ? देखे, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस वास्तव में एक नाम सुना आपने, यूरोप में एक देश का नाम आयरलैंड। कौन सा है? ये आयरलैंड का रहने वाला था। लिखो, यह है आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। कहां का रहने वाला था? उन दिनों की बातें जब भारत में अंग्रेजों का राज था। और आपने यदि थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों की कंपनी भारत में राज करती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? तो ये आयरलैंड से भारत आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को आके कहा भाई मुझे नौकरी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई एक बार वैकेंसी नहीं। तो यार आ भी गए ना, अब क्या करें? तो लगा और कोई नौकरी कर लेते हैं। तो अब यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी नहीं करोगे, भारत आ जाओगे, तो किसी भारत में किसी की नौकरी करोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाहर की कंपनी थी, पर भारत में भी तो लोग बैठे हैं, किसी की नौकरी कर लो। तो उन दिनों भारत में सबसे बड़ी पावर थी मराठे। कौन थे? और मराठों की लड़ाई चल रही है अंग्रेजों के साथ। इसलिए मराठों को ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजों से लड़ने में कामयाब, अंग्रेजों से लड़ने में काम आ सके। कारण कि अंग्रेजों के हथियार नए प्रकार के थे, वेपन्स नए प्रकार के थे, लड़ाई के तरीके नए प्रकार के थे, और अपने वालों को वो तरीके आते नहीं थे। इसलिए उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको अंग्रेजों के वेपन चलाने आते हो, जो अंग्रेजों की टैक्टिक जानते हो, जो अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी जानते हो। तो अंग्रेजों ने जॉर्ज थॉमस, मराठों ने जॉर्ज थॉमस को कहा हमारे पास आ जाओ। वहां कितनी सैलरी मिलती तेरे को? उसने कहा साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल जाए तो मेरे को 50,000 रुपए महीने की सैलरी मिल जाती, लाख पकड़। तो किसकी तरफ से लड़ने लग गया? अपना सपना, मनी मनी, अपना रुपए के लिए लड़ना है भाई साहब, कोई लड़वाओ। तो ये पैसे लेके मराठों की तरफ से लड़ने लग गया। तो ये मराठों का सेनापति बना। और ऐसे जो पैसे लेके सेनापति बनते उनको बोलते बाड़ाईती सेनापति। क्या बोलते? भाई बाड़े पे है। भाई मराठों की सेना में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो मराठे खुद, और एक इस प्रकार के जॉर्ज थॉमस। खुद जो मराठा है वो क्यों लड़ रहा है? उसके मन में कहीं ना कहीं देश की भावना भी तो, आन बान शान महाराष्ट्र मेरा मराठा, ये भी तो होगा। लेकिन जॉर्ज थॉमस के मन में ये है क्या कि मराठों की आन बान शान? सामने जो लड़ रहा है वो ये दिखा दे कि 4 लाख, जॉर्ज थॉमस का आन बान शान साइड में, 4 लाख पहले, यही तो होगा। इसका मतलब वो कैसे लड़ रहा है? पैसे लेके, भाड़े पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? किराए पे काम कर रहा है। तो ये मराठों का कैसा सेनापति था? बढ़ाईती सेनापति, मर्सिनरी कमांडर। कैसा कमांडर था? देखो, यह मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। भाड़ा समझो ना, भाड़ा किराया। यह मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। यह मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। यह मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। क्या था मराठों का? बढ़ाईती सेनापति। कौन? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज। अच्छा, मराठे उन दिनों अंग्रेजों से तो लड़ ही रहे थे,
मराठे अपने राजस्थान में भी आक्रमण कर रहे थे। अब मराठे यदि राजस्थान में आक्रमण करेंगे तो मराठों की सेना आएगी, सेना आएगी तो सेनापति आएंगे, सेनापति कौन है? जॉर्ज थॉमस। इसलिए मराठों की तरफ से राजस्थान में कौन आएगा? जॉर्ज थॉमस। तो इसने अपने राजस्थान में 3 जगह अटैक किए, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। कहां का अटैक किया बताओ? किसकी तरफ से? मराठों। लिख लो। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। ही अटैक्ड ऑन जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. ये डायरी लिखता था दिल्ली अपने, तो इसकी डायरी बाद में पब्लिश हुई थी। इसकी डायरी का नाम था, बाद में बुक बन गई थी, बुक के रूप में पब्लिश हुई थी वो, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम डायरी का बताओ देखे? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मेमोइर्स मतलब यादें, मेमोरी। मिलिट्री, सेना में तो था, तो सेना की यादें किसकी? जॉर्ज थॉमस। तो डेली लिखता है भाई मैं जब सेना के रूप में आया तो मैंने यहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या किया, तो डेली लिखता है। तो वो लिखता है मैंने राजपूताना, मैं इस समय राजपूताना के बीकानेर में हूँ, मैं इस समय राजपूताना के जयपुर में हूँ, मैं इस समय राजपूताना के उदयपुर। हमने इसकी डायरी में पढ़ा तो हम लोग अच्छा ये हमें क्या कर रहा है? राजपूताना। तो हमारे लिए पहली बार राजपूताना वर्ड का इस्तेमाल यदि कोई बंदा करता है तो कौन करता है? 1800 ईस्वी की बात है। वो कब की बात है? लिखो 1800 ईस्वी में, 1900 एडी, 1800 ईस्वी में, 1900 एडी इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। He used word Rajputana for Rajasthan for the first time. इसने पहली बार राजस्थान के लिए क्या किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग। कौन सी बुक में? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। लिखो पुस्तक, इसकी बुक का नाम लिख लो, लिखो पुस्तक, बुक बराबर लिख लो, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। लिख लिया? पुस्तक लिखो, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बोर्ड पे लिखा हुआ है नाम है, देख लिया? क्या नाम बुक का बताओ देखे? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसकी बुक है? जॉर्ज थॉमस। नाम से पता चल रहा है, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये मर गया था बाद में, इसके मरने के बाद इसके दोस्त ने इस बुक को पब्लिश करवाया था 1805 के अंदर। इसके दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? तो इस बुक को पब्लिश करवाने वाला बंदा कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। कब पब्लिश हुई ये बुक? लिखो 1805 ईस्वी में, 1905 एडी, 1805 ईस्वी में, 1905 एडी विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। हाँ, मेमोर्स होता है, मेमोरीज नहीं होता। मेमोर्स, सेंसमन हिंदी में जिसको अपने कहते हैं। 1805 ईस्वी में, 1905 एडी विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। विलियम फ्रैंकलिन पब्लिश्ड दिस बुक। विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। विलियम फ्रैंकलिन पब्लिश्ड दिस बुक। विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को क्या किया था? प्रकाशित। तो पहली बार अपने लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन करता है? जॉर्ज थॉमस। कहां का था वो? हमारे क्यों आया? मराठों का बढ़ाई सेनापति बन गया। हमारे कहां कहां आया? जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। और हमारे लिए उसने क्या शब्द इस्तेमाल में लिया? अपनी कौन सी बुक में? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब? 1800 ईस्वी। बुक पब्लिश कब हुई? किसने की? अरे बड़ा गजब आदमी। तुम्हें जीवन में जब कभी समय मिला है जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ना। आयरलैंड का एक आदमी भारत में नौकरी करने के लिए आता है। फाइनली इसको समझ में आ गई कि अरे यार, भारत के लोगों को अपने जैसे लोगों की आवश्यकता है। इसने खुद की सेना बना ली पूरी, 2-1000 लोगों को इसने खुद ही भर्ती कर लिए।
भारत में भी लोगों को रोजगार चाहिए, इसने कहा मैं देता हूं नौकरी, अपने एक सेना बनाते हैं। अब फिर राजाओं की तरफ से लड़ता, किसी राजा को इतने रुपए दो मैं पूरी फौज लेके आऊंगा, तुम्हारी तरफ से लड़ लूंगा, कभी किसी की तरफ से लड़ता। फाइनली इसने हरियाणा पे कब्जा कर लिया था, राजा खुद बन गया था, झांसी राजधानी बना गया था, खुद राजा बन गया। आप सोच के देखो, एक आदमी बाहर से नौकरी करने के लिए आता है, किसी छोटे से इलाके पे भी कब्जा कर लेता है, क्या जीवटता वाला बंदा रहा होगा। यहाँ पीजी दिलवाने के लिए घर वाले साथ आते हैं, पीजी लेना है उसके लिए मम्मी और पापा दोनों आते हैं साथ में, फिर थोड़े दिनों में पीजी चेंज करना होता है, और लड़कियां आलिया भट्ट की तरह रोती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। पापा मम्मी वापस आते हैं, पीजी चेंज करवा के जाते हैं, मेरे से मिलने के लिए आ जाते हैं कई बार शाम को, अरे कैसे है सर, बच्ची को पीजी चेंज करवाना था तो हमने सोचा चलो आपसे भी मिल चलते हैं इसलिए आगे। तो बच्ची को पीजी चेंज करवाने आप आए, और कई बार तो बच्चे को पीजी चेंज करवाने आप आए, अरे सर ये खुद कर नहीं सकता। हमने टावरों को यूं पंपोड़ पंपोड़ के ज्यादा रख लिया। 12th पास कर ली ना सबने, कर ली, अब क्या आवश्यकता है, आप घर वालों को कहना है कि आप रहो, आप तो महीने के रुपए भेज दिया करो बस, उसमें कोई किंतु परंतु होनी। बाकी सिमरन अब खुद जिंदगी जीना चाहती है, सिमरन सिमरन जो भी है ना सब, है ना, कि अब जिंदगी जीने का मतलब है अब मैं कम से कम खुद चेंज कर लूंगा, घर वालों पर यह दबाव डालने की आवश्यकता। बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, हैं? कईयों से हाँ भी नहीं बता, ऐसे मत करो, बुलाएंगे। कई तो मम्मी को साथ लाए हैं कि जयपुर में मम्मी साथ ही रहे, मम्मी रोटी बना के दे तो हम पढ़ेंगे वरना पढ़ेंगे नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो घर वालों को साथ ही लेके आ गए, वहीं रखेंगे तब हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, चलो तो भी तुम्हारी क्लास, इसका मतलब थोड़ी यूं तकड़ी क्लास है ना, वरना तो कई कई बच्चे साथ ही ले आते हैं, मम्मी पापा और साथ ही आ जाते हैं। पापा वहां कहीं डूंगरपुर बैठे हैं, मम्मी इधर है, क्यों कि बच्चों की रोटियां बनाने, तो पापा की खुद ही बना रहे हैं। ऐसे नहीं करना यार, बुढ़ापे में पापा के यार रोटियां बनाते हैं बुरे लगते हैं, अपने बना सकते हैं, पापा क्यों बनाए। तो जॉर्ज थॉमस की तरह सोचना है यार कहां से आया वो आदमी यार, किस प्रकार कर गया। तो हमारे लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किसने किया। फिर एक बड़ा गजब आदमी हमारे यहाँ पर आया, कर्नल जम्पस्टूड। कौन आया था, 3-4 लाइनें छोड़ के लिखो, जब भी नया कुछ लिखो तो 3-4 लाइनें छोड़ के लिखना हमेशा। देखो कर्नल जम्पस्टूड, कर्नल जम्पस्टूड, क्या नाम बंदे का बताओ देखे, कर्नल जम्पस्टूड। बचपन में एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक बार एक राजा था, उस राजा दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है, लगातार हारता है, लगातार हारता है। एक दिन उसको लगता है कि यार क्या पड़ा इस जीवन के अंदर, लगातार हार रहे हैं, सुसाइड करने का सोचता है। दुश्मन हराते हैं, भाग के किसी गुफा में जाके छुप जाता है और सोचता है अब मैं सरेंडर कर दूंगा, सामने वाले राजा के पास जाके सरेंडर कर देता हूँ या मर जाता हूँ, इस जीवन से क्या मतलब है यार, बार बार हार रहा हूं। और उस गुफा में पड़ा पड़ा देखता है कि मकड़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, गिर जाती है, वापस ऊपर जाने का, फिर गिर जाती है, फिर ऊपर, 14वीं बार में ऊपर चढ़ती है। उसको लगता है यार ये जानवर जब हार नहीं मान रहा तो मनुष्य हूं यार, और मुझे तो हार नहीं माननी चाहिए। और वो राजा वापस प्रयास करता है, जीतता है। उस राजा का नाम था ब्रूसफुट। क्या नाम था, ब्रूसफुट। उस राजा का एक सेनापति था। उस राजा को जब एक बार दुश्मनों ने कब्जे में लिया था तो उस सेनापति ने छुड़वाया था। राजा उस सेनापति पे बड़ा राजी हुआ, अरे यार इस कमांडर ने मेरे को छुड़वाया और तेरे को मैं मेडल देता हूं। और उसको एक मेडल दिया था उसने, नाइट बेरोनेट, नाइट बेरोनेट। कौन सा मेडल दिया था ना, वहां अंग्रेजों के जो योद्धाओं को जो मेडल दिए जाते हैं, उन मेडलों को, वॉरियर्स को जो मेडल मिलते हैं उनको क्या बोलते थे, नाइट बेरोनेट। जैसे अपने परमवीर चक्र, अपने यहाँ कोई बड़ा योद्धा होता है, युद्ध में अच्छा लड़ता है, उसको क्या मिलता है, परमवीर चक्र। उनके क्या देते थे, नाइट बेरोनेट। तो जिसको नाइट बेरोनेट देते उसको एक मेडल देते, तो मेडल में कुछ ना कुछ लॉकेट वॉकेट दिया जाएगा। उस लॉकेट में लोमड़ी की फोटो बनी होती थी। किसकी फोटो, लोमड़ी, लोमड़ी की फोटो बनी थी। स्कॉटलैंड की बात है, कहां की बात है, और स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी को बोलते हैं टोड। लोमड़ी क्या बोलते हैं, इसलिए उस आदमी ने अपने नाम के आगे टोड लगाना शुरू कर दिया, जॉन टोड। क्या लगाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसके परिवार में कोई जो भी आए वो सब टोड लगाते, उसी के परिवार में जेम्स हुआ तो उसका नाम भी क्या हो गया। तो टोड का मतलब होता है लोमड़ी। टोड का मतलब क्या होता है, तो आज के बाद लोमड़ी देखो तो कहना कि क्या है ये, स्कॉटलैंड की भाषा में। किसकी भाषा में, इसका मतलब जेम्स टोड कहां का रहने वाला था, देखो यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड।
हेलो, मैं कहूं उतना लिखना है ना, बाकी चीजें नहीं लिखनी। लोमड़ी वाली बात काम की नहीं है। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। तेरे को कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेम्स टोड और लोमड़ी में संपर्क स्थापित कीजिए, है ना, जेम्स टोड के साथ एक लोमड़ी का सचित्र वर्णन कीजिए, कैसा सवाल आएगा? इसका मतलब तेरे दोस्तों ने तेरे को ऐसी बातें बता दी, सही बातें नहीं बताई पूरी। मेरी तारीफ की थी तो उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया, टोड लोमड़ी चित्र बनवाते, ऐसे तो नहीं बताया? तो ठीक, क्या बता, तुम लगी हो पूरा घोटा मारने के लिए, सुनना है केवल मुझे, है ना। मास्टर जो लिखवाता है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह है जो नहीं लिखवाता है, इसलिए क्लास सुनने के लिए होती है, वरना ये सारी चीजें नोट्स में है, नीचे नोट्स सब दुकान है, ये सारे नोट्स वो 5-1 हजार रुपए में दे देते हैं, और आपसे फूट रही राइटिंग में, आपकी तो राइटिंग माशाल्लाह है ना, आप तो घर पे जाके खुद ही पड़ोसी को दिखाते हो क्या लिख लाया, तुम बता एक बार देखे, लिख के तो मैं ही लाया हूं वह है क्या, आला पड़ीजन आप उन सूखा पड़ीजन कोई बाप हूं, गिले गिले थे तब तो खुद से नहीं पढ़े गए, सूखने के बाद तो किसी का बाप नहीं पढ़ पाया उनको, तो नोट्स अच्छे मिलते हैं, फिर तो 5,000 रुपए में नोट्स लेके पढ़ लिया जाए, यदि लिखना ही उद्देश्य हो। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लिखना कतई, सुना कीजिए, बात सुना कीजिए। आप यदि पीछे रह जाओगे लिखते हुए, आप क्लास में खड़े होकर वापस कर देंगे, सर वापस बोलो, मैं 4 बार और बोल दूंगा। आप वैसे भी नोटिस करना, मैं एक लाइन को 6 बार बोलता हूं, 3 बार हिंदी में, 3 बार अंग्रेजी में, फिर भी पीछे रह जाओ, अपने कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में खड़े होना कि सर वापस बताओ, मैं हमेशा बताऊंगा। तुम्हें लगता है कि नहीं सर क्या कर देंगे, डर लगता है, तुम तो सर ही मत करना, तो राजवीर रुक जाए एक बार और बोल, मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि हमने आपसे क्या लिए हैं, पहले जागो ग्राहक। तो जेम्स टोड कहां का रहने वाला था? जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था? जेम्स टोड आ गया भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने के लिए, वो कंपनी की नौकरी करता था, तो कंपनी ने उसको, कंपनी के उन दिनों मराठों के साथ लड़ाइयां चल रही, किससे लड़ाई चल रही? मराठों में अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है ग्वालियर, कौन सी जगह है? और ग्वालियर का एक राजा था, उसका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादा जी लड़दादा जी कुछ ना कुछ तो लगते ही थे। वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर की राजकुमारी है ना, तो दौलत राव सिंधिया की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, उन्हीं के परिवार के अंदर है, तो दौलत राव सिंधिया ग्वालियर का राजा। अंग्रेजों की और दौलत राव सिंधिया की लड़ाई भी, अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीत के जो दौलत राव सिंधिया के साथ में संधि की, और संधि में कहा कि तेरे को हमारी आर्मी रखनी पड़ेगी, तो आज के बाद हमारी आर्मी रखेगा, तेरी और किसी से लड़ाई हो तो हमारी आर्मी लेके जाएगा, और खुद हमसे कोई भी लड़ेगा नहीं। दौलत राव सिंधिया ने कहा डन। तो जो अंग्रेजों ने अपनी आर्मी भेजी दौलत राव सिंधिया की मदद के लिए, उस आर्मी में को ऑफिसर भेजा गया, वो कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड को सबसे पहले किसकी सहायता के लिए भेजा गया था? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया कहां का राजा था? ग्वालियर। नाम क्या देखो, कर्नल, फौज का अधिकारी है तो फौज के साथ ही जाएगा, लिखो। अंग्रेजों ने इसे दौलत राव सिंधिया की सैनिक सेवा में भेजा था, दौलत राव सिंधिया के ब्रैकेट में ग्वालियर लिखना है। अंग्रेजों ने इसे दौलत राव सिंधिया की सैनिक सेवा में भेजा था। ब्रिटिशर सेंट हिम इन मिलिट्री सर्विस ऑफ दौलत राव सिंधिया। अंग्रेजों ने इसे दौलत राव सिंधिया की सैनिक सेवा में भेजा था। ब्रिटिशर सेंट हिम इन मिलिट्री सर्विस ऑफ दौलत राव सिंधिया। अंग्रेजों ने इसे दौलत राव सिंधिया की सैनिक सेवा में भेजा था। ब्रिटिशर सेंट हिम इन मिलिट्री सर्विस ऑफ दौलत राव सिंधिया। किसकी सैनिक सेवा में भेजा था? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया कहां का राजा था? ग्वालियर। किसने उसको सैनिक सेवा में भेजा? कंपनी की नौकरी करता, कंपनी का उधर तो संभाल ले। अब मैंने बताया मराठे राजस्थान में भी तो अटैक करते थे, तो दौलत राव सिंधिया राजस्थान में भी अटैक करता है, तो जेम्स टोड उसके साथ भी आएगा, उसकी सेना के साथ आएगा। जेम्स टोड की ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, हम उसको पढ़ हिस्ट्री में रहे हैं, बाकी उसका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था? तो उसको मैप बहुत अच्छे बनाने आते थे। इसलिए जेम्स टोड जब सिंधिया की सेना के साथ में राजस्थान की तरफ आया तो उसने मैप बनाने शुरू किए। पहला यही आदमी था जिसने अंग्रेजों को बताया था कि राजस्थान में कौन सी जगह कहां पर, लोकेशन। उदयपुर से कितना किधर चलोगे तो चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ से कितना किधर चलोगे तो राजसमंद आएगा, राजसमंद से कितना किधर चलोगे तो भीलवाड़ा आएगा। ये लोकेशन से डिस्टेंस बताने वाला पहला कोई आदमी था तो कौन था? तो इसने मैप बनाए थे। क्या बनाए थे? और फौज को सबसे अधिक आवश्यकता मैप की होती है। आप फौज को वहां हमला करने जाओ, कहां, कौन सा रास्ता, उनको मैप दे दिया जाता, ये गूगल है, तुम जानो, और तुम्हारा इतने डिग्री इस दिशा में इधर चलोगे, यहाँ पर पहाड़ आएगा, इतने डिग्री इस दिशा में यहाँ चलोगे, यहाँ नदी आएगी, सब कुछ उनके पास लोकेशन होती है, उसके आधार पर जाते हैं। टोड उनकी बड़ी मदद करता है इस मामले में सेना की। इतने में अब अंग्रेजों की लड़ाई चल रही है मराठों से,
मराठों की लड़ाई चल रही है राजस्थान से, मतलब अंग्रेजों के दुश्मन कौन? मराठे। राजस्थान के दुश्मन कौन? मराठे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम और अंग्रेज दोस्त हुए, क्योंकि मराठे राजस्थान के भी दुश्मन, मराठे अंग्रेजों के भी दुश्मन। तो हमने आपस में क्या की? संधियां। तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली? संधियां। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। तो अब अंग्रेजों ने कहा आज के बाद तुम्हें मराठे नहीं कोई भी परेशान करे हमें बताना। तो हमने कहा किसको बताएं? कोई आदमी तो छोड़ो जिसको बताएं। तो अंग्रेजों ने जो आदमी अपने पास छोड़ा वो कौन था? कि ये तुम्हारी लोकेशन जानता, मैप जानता, घूमता रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो टोड को अपने यहाँ पे एजेंट बना के भेजा गया। क्या बना के भेजा गया? एजेंट क्या होता है? दो लोगों के बीच में बातचीत करता है, वो क्या होता है? एजेंट। मैं आपसे कोई बात पूछूं, एक तीसरा आदमी बीच में कहे अरे सर ये बात, में चुप रहे, तू एजेंट है क्या इसका? ये तो होता है। अपने को रूम भी चाहिए होता है तो अपने किसी एजेंट को फोन करते रूम दिला दे। तो इसका मतलब मकान मालिक है, हमारे बीच में कोई तीसरा आदमी है, वो क्या हो गया? एजेंट। तो इसको एजेंट बना के भेजा गया। किस किसके बीच में? राजा और अंग्रेज। किसके बीच में? अच्छा, अब राजा और अंग्रेजों के बीच में बातचीत होगी, वो पॉलिटिकल होगी या सोशल होगी? पॉलिटिकल। राजा राजाओं की बात कैसे होगी? पॉलिटिकल। इसलिए जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट था। जेम्स टोड क्या था? कहां का? राजस्थान का। तब तक राजस्थान तो बोलते ही नहीं थे, तो अंग्रेजों ने अपने को नाम राजपूताना भी, राजपूताना जॉर्ज थॉमस बोल के गया, बाकी कोई बोले नहीं बोले जरूरी थोड़ी है। तो बाकी अंग्रेज अपने को बोलते थे पश्चिमी राजपूत राज्य। क्या बोलते? वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। भारत के वेस्ट में राजपूतों के राज्य थे, इसलिए अंग्रेज अपने क्या कहते थे? वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। तो अंग्रेजों ने कहा जो वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स है, मतलब जो राजस्थान है, इसमें जो राजा है उनके साथ हमारी संधियां है, हम एक एजेंट बना के भेज रहे हैं। वो एजेंट कौन था? देखो, अंग्रेजों ने इसे पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड हिम पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। अंग्रेजों ने इसे पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड हिम पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। अंग्रेजों ने इसे पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड हिम पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। अंग्रेजों ने इसे पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड हिम पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। पश्चिमी राजपूत राज्यों का क्या बनाया था? पॉलिटिकल एजेंट। अब पश्चिमी राजपूत राज्य मतलब राजस्थान। तो अब एजेंट को कहां रहना पड़ेगा? राजस्थान। राजस्थान में उसने कहा कहां रहूं? जयपुर रहूं, बीकानेर रहूं, भरतपुर रहूं, टोंक रहूं। तो उसको कहा तो उदयपुर में रहेगा। कहां रहेगा? तो जेम्स टोड का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? देखो, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय बराबर लिख लो उदयपुर। किसने बनाया? अभी लिखा हमने। कौन बना रहा है? एजेंट कौन बना रहा है इसको? तो एक पार्टी तो ब्रिटिशर्स हो गए, दूसरी पार्टी राजस्थान हो गया। कहां बनाया जा रहा है? कहां का एजेंट बनाया जा रहा था? राजस्थान का। बना कौन रहे थे? तो दो पार्टी कौन सी हुई? सिंपल। कहां आएंगे? कैसे आएंगे? मराठास कैसे आएंगे बीच में? तुम मेरे से बात कर रही हो, इसका क्या रोल है? है? नहीं, मना नहीं करूंगा। तुम ज्यादा दिमाग लगाती हो। हाँ, इसलिए मैं फिर कहता हूं तुम सुनो मेरी बातें। तुम सुनती नहीं हो, तुम पूरा लिखने में लगी रहती हो। तो कहां का एजेंट बनाया गया उसे? पश्चिमी राजपूत राज्यों। कहां का? बोलो दोबारा बोलो। पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट। पश्चिमी राजपूत राज्य मतलब राजस्थान, पूरा राजस्थान आता था उसमें। इसका पॉलिटिकल एजेंट बना के भेज दिया। रहेगा कहां? राजस्थान में। अच्छा, एजेंट का काम क्या होगा? अंग्रेजों ने जब हमारे साथ संधियां की तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम्हारी लड़ाई हो तो हमें बता देना। सर यही तो मतलब हुआ कि भाई अंग्रेजों की लड़ाई होगी तो हम काम आएंगे, और हमारी लड़ाई होगी तो अंग्रेज काम आए। पर अंग्रेज बड़े सियाने आदमी थे जी। अंग्रेजों ने जैसे ही राजस्थान वालों के साथ संधियां की, हमारी लड़ाइयां बंद करवा दी। अंग्रेजों ने कहा आज के बाद तुमको लड़ोगे नहीं। कैसे? पहले क्या था, अपने राजा महाराजा आपस में लड़ लिया करते, या तो मराठों से लड़ लेते, या मुगलों से लड़ लेते, या आपस में लड़ लेते। भाई कोई ना कोई दुश्मन मिल ही जाता। दिल्ली में मुगल थे, वो आगे, उनसे लड़ाई हो गई। दिल्ली में मुगलों को हटा के मराठे आ गए, मराठों से लड़ाई हो गई। और कोई नहीं आया तो जयपुर जोधपुर वाले लड़ लिए, जोधपुर बीकानेर लड़ लिया, कोटा बूंदी लड़ लिए, बूंदी जयपुर लड़ लिया। कोई ना कोई तो लड़ लेंगे। अब मुगल खत्म हो गए थे, मराठों को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो बाहर के हमले तो बंद। नहीं तो मुगलों का हमला हो सकता है ना मराठों का। तो अब लड़ाई किस किस के बीच में हो सकती है? आपस। जयपुर जोधपुर लड़े, जोधपुर उदयपुर लड़े, कोटा बूंदी लड़े। अंग्रेजों ने बड़ा सिंपल दिमाग लगाया।
अंग्रेजों ने अपने सारे राजाओं के साथ में संधियां की। अंग्रेजों ने कोटा के राजा का तेरी लड़ाई हो तो हमें बता देना, कोटा का डन दोस्त। अंग्रेजों ने सेम बात बूंदी के राजा की, लड़ाई हो तो हमें बताना दोस्त है। ये बात उन्होंने जोधपुर राजा की, लड़ाई हो तो हमें बताना। अब मान लो कभी कोटा बूंदी लड़ेंगे तो कोटा का राजा किसको कहेगा? अंग्रेजों को मेरी तरफ से लड़ने के लिए जाओ, मेरी संधि है। बूंदी का राजा किसको कहेगा? इसका मतलब कोटा की तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएंगे? अंग्रेज। वो आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी थे। अंग्रेज क्या थे? वो बिजनेस करना जानते थे। बिजनेस के लिए पहली कंडीशन है शांति। जहां पे लड़ाइयां होगी वहां पर बिजनेस है। इसलिए अंग्रेजों का नहीं, अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे, आज के बाद कोई लड़ाई करेगा। तब टोड को भेजा था इसलिए था कि लड़ाई झगड़ा हो तो हमें बताना। पर जब लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं तो टोड बेचारा बताएगा क्या? तो टोड फ्री बैठा था यहाँ उदयपुर में। तो जब फ्री बैठा था तो टोड ने घूमना शुरू कर दिया। अब टोड किसी गांव में जाता, टोड ने घोड़ा ले लिया। क्या ले लिया? और घोड़ा लेके घूमता रहता, इसलिए हमने नाम निकाला घोड़े वाले बाबा। क्या नाम निकाला? देखो, इसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज घोड़े वाले बाबा। इसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज घोड़े वाले बाबा। क्या ले लिया टोड ने? एक घोड़ा ले लिया, इसलिए घोड़ा लेके घूमता रहता है, इसलिए क्या बोलते थे उसको? घोड़े वाले बाबा। किसको? कर्नल जम्प। अब मान लो किसी गांव में गए, उदयपुर रहता है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ गया और चित्तौड़गढ़ जाके उसने किला देखा। किला देखा, वहां लोगों से पूछा कि किला किसने बनाया? अब लोगों ने अपने अपने अलटप्पे लगाए। आपको नहीं लगा बहुत पहले बना था, बहुत पहले भाई साहब अर्जुन बना गया था, पांडवों में अर्जुन आया था, अर्जुन बना गया था। चित्तौड़गढ़ किले के लिए कहते हैं कि महाभारत में पांडवों ने बनाया था। उसकी कहानी वही है। उसमें बाकायदा एक तालाब है, इसका नाम है भीमलत। भीम ने लात मार के तालाब बना दिया, इसलिए नाम ही क्या है? भीमलात। तो हमने कहा देख ले, भीम की लात से तालाब बन गया, भीमलात है। टोड ने लिखा कि यह किला महाभारत काल में पांडवों ने बनाया था। उसने मेंशन करना शुरू किया। पर एक कोई आदमी और मिला, उसने कहा ना 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 ना, ये तो चित्रांग मौर्य नाम का एक बंदा था, उसने बनवाया था, इसलिए इस किले का नाम चित्रकूट है। चित्रकूट 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 करते करते चित्तौड़। तुम्हें कैसे पता? मैंने एक बुक पढ़ी, बुक में लिखा। कौन सी बुक पढ़ी? उसने कहा कुमारपाल प्रबंध। कौन सी बुक है? तब टोड को लगा कुमारपाल प्रबंध कहां मिलेगी, मैं पढ़ूं। उसने ऐसे बुक्स जुगाड़ने शुरू की, लोगों के इंटरव्यूज लेने शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किया, एक एक चीज के बारे में लिखना शुरू किया उसने। अब उसके सामने दिक्कत दूसरी, वो भाषा नहीं जानता अपनी। वो तो अंग्रेज आदमी था, इंग्लिश जानता, तो उसने थोड़ी थोड़ी तो अपनी भाषा सीखी, पर उसे पढ़ा नहीं जाए। अब किसी किले में गया, उस किले में कुछ लिखा हुआ था, अपने लोगों ने कहा हम तो देखो पढ़े लिखे हैं नहीं, पर ये पुराना जो भी राजा था ये लिखवा के गया था, तू पढ़ ले, देख ले किसने बनवाया था। उसने कहा पढ़े कौन? तो इसने गुरुजी बनाए, कोचिंग ली उसने। दुनिया में हर आदमी को कोचिंग की आवश्यकता है। जेम्स टोड ने भी क्या ली थी? उसने ज्ञान लेना पड़ेगा। तो एक गुरुजी थे उसके, जैन मुनि थे वो। जैन मुनियों को बोलते थे यति। क्या बोलते थे? और उनका नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? तो टोड को ज्ञान देने वाले कौन थे? कौन थे? तो ज्ञानचंद्र ने टोड को ज्ञान दिया। तो टोड को ज्ञान देने वाले गुरुजी कौन थे बताओ देखे? या टोड के टीचर कौन थे? लिखो, टीचर, टोड के गुरु। यही स्पेलिंग होती है, तू लिख ले। जिसको आप ज्ञान बोलते हो ना, ये वास्तव में ये है। आधा जय, चय छय जय झय अय। तो अय वाला आ, अया, वो अय और आ की मात्रा फिर न। तो ये वास्तव में होता है ज्ञान। क्या होता है? हम इसको बोलते भी गलत है, इंग्लिश में लिखते भी गलत है। हिंदी में तो हम इसको बोलते गलत है, ज्ञान बोलते हैं, ये ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? पर वो अब इतना बोले जाने लगा कि कुछ गलत चीजें धीरे धीरे सही हो जाती है, तो ये ज्ञान हो गया। अब चूंकि हम इसको ज्ञान बोलना शुरू किया, इसलिए इंग्लिश में इसको इसे लिखना शुरू कर दिया। ये तो एकदम ही गलत है। जे लास्ट में जो भी कैक है, डेड है, अण है, तैथ है, दे अण है, ये लास्ट वाले जो भी आते हैं नए आते हैं, ये हमेशा एन से होता है।
पहले बड़ी बात। तो हम 11th क्लास में नए नए पढ़ने के लिए आए थे और हमारे वहां बड़ी सी स्कूल में घर वालों ने एडमिशन करवा दिया। पहले हम गांव की स्कूल में पढ़े हुए, अचानक शहर के अंदर आए और वहां प्रेयर होती है और प्रेयर में खूब सारी जनता एक साथ खड़ी है। ऐसा इससे पहले हमारे गांव में प्रेयर होती थी, हम खुद ही कर लिया करते हमारी मर्जी से। आज गाएंगे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, कल गाएंगे हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। उन स्कूल वालों का गिनना, हमारे तो म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक पे गाओ साथ साथ में। और दो दो तीन तीन चलती रहती, तावड़िए में खड़े खड़े करते रहते। लास्ट के अंदर एक मैम आते और मैम कहते भाई अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी। इतने पोलाइट, इतने हम्बल, इतने भले मैम थे। और उन्होंने आके पहले दिन तो सिंपल सा छोटा मोटा भाषण दिया। अगले दिन उन्होंने कहा कि बच्चों तुम लोगों का जिनका नया एडमिशन हुआ है या जो भी पुराने बच्चे हैं सबको ध्यान रखना है, हम सबको ज्ञान प्राप्त करना है। हमने कहा ये कैसे प्राप्त होगा। फिर हम गांव के बच्चे थे तो हमारे दिमाग में कुबुद्धि तो थी, समझ लगा कि हाँ यार हमने इतने दिन तक सुना था कि शहरों में थोड़े थोड़े लोग खराब होते हैं, पर इन्होंने तो साफ साफ ही कहा है कि सब बच्चों को क्या प्राप्त करनी है। हमें लगे कि जी में तो हमारे भी है, मन में तो हमारे भी है कि जान होनी चाहिए, पर हमें डर लगता है कि किसी को जान बनाने की कोशिश की तो जूते पड़ सकते हैं। और ये तो स्कूल वाले खुलेआम करेंगे हर आदमी के पास में जान होनी चाहिए। फिर 5-7 दिन बाद में समझ में आया कि भोंगड़ों अपने दिमाग में कचरा भरा है। मैडम करिए ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान। तो ज्ञान नहीं होता, क्या होता है बच्चों, पहले सब लोगों के पास क्या होना चाहिए, अपना अपना। कोई भी दूसरे का ज्ञान लेगा, आई बात समझ में। तो टोड के गुरुजी का नाम क्या था, यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था, यति ज्ञानचंद्र, ज्ञान ज्ञान है ना। यति जैन मुनि जो होते हैं उनको क्या बोलते थे, यति। अब टोड ने अपनी बुक्स पढ़नी शुरू की, जहां जहां से राजस्थान की हिस्ट्री मिल सकती है उसको पढ़ा जाए। वो पढ़ता है तो वो पढ़ सकता है तो वो पढ़ ली, वरना यति ज्ञानचंद्र का सर ट्रांसलेशन, मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसने खूब सारी चीजें पढ़ी। अब वो यदि राजस्थान की हिस्ट्री यदि उसको लिखनी या समझनी है तो उसको कौन कौन सी भाषाओं की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो बहुत पुरानी किताबें उसने पढ़ी जो कि कौन सी भाषा में थी, संस्कृत। कौन सी भाषा में, भारत में जब मुसलमान आ गए थे ना उसके बाद भाषा हो गई थी फारसी। कौन सी हो गई थी, तो उसने एक फारसी भाषा की बुक्स पढ़ी कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने के लिए अकबर की बुक भी तो काम में ली जा सकती है। अकबर से महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ी थी, एक तो महाराणा प्रताप की साइड वाल लिखेंगे हम अकबर से लड़े, हमने अकबर का ये किया, अकबर भी तो लिखेगा मैं महाराणा प्रताप से लड़ा। उसका क्या व्यू है, इधर वालों क्या व्यू अपने बीच का निकालते हैं, क्या बातें सही हो सकती है, क्रॉस चेक करते हैं, क्या पता एक ने झूठी लिखी हो, क्या पता दूसरे ने ज्यादा झूठी लिख दी हो, निकालते हैं यार बीच की चीजें क्या। तो उसने संस्कृत भी पढ़े और उसने कौन से पढ़े, फारसी। क्योंकि राजस्थान के बारे में पढ़ रहा था तो राजस्थान की भाषा कौन सी, राजस्थानी। तो उसने 3 प्रकार के सोर्स यूज में लिए, बताओ कौन कौन से। तो कोई पूछेगा कि टोड जब राजस्थान की हिस्ट्री लिख रहा था तो उसने कौन कौन से सोर्स पढ़े थे, कौन कौन से सोर्स पढ़े, देखो। इसने संस्कृत, फारसी तथा राजस्थानी स्रोतों का प्रयोग किया था। He used संस्कृत, पर्शियन एंड राजस्थानी सोर्सेज। इसने संस्कृत, फारसी तथा राजस्थानी स्रोतों का प्रयोग किया था। He used संस्कृत, पर्शियन एंड राजस्थानी सोर्सेज। कौन कौन से सोर्स यूज में लिए, संस्कृत, फारसी और राजस्थानी, ये सारे सोर्स। कौन कौन से दोबारा बताओ सोर्स। क्या आपको अजीब नहीं लगा कि इसमें हिंदी नहीं है, कि उसने हिंदी के सोर्स यूज में नहीं लिए। पर टोड तो अब आया है 1800 के बाद, संस्कृत तो बहुत पुरानी है। हाँ, पहले कब लिखा गया, टोड ने अब लिखी है बुक, टोड की पब्लिश हुई थी। टोड जो पढ़ रहा था वो संस्कृत में लिखी हुई थी, क्यों हिंदी में क्यों नहीं लिखी हुई थी। हाँ, तो मतलब टोड 1829 में बुक पब्लिश कर रहा है, तो टोड ने 1700 वाली बुक पढ़ी होगी, 1600 वाली बुक पढ़ी होगी, तब तक तो हिंदी आ गई थी। नहीं मुझे पता ना, आ गई थी, मैं बता रहा हूं ना, मेरा विश्वास नहीं करती तुम। तो हिंदी तो आ गई थी, हमारी नहीं थी, हमारे नहीं थी राजस्थान में। हमारे हिंदी 1947 के बाद आई है, हमने उसके बाद पढ़ना शुरू किया हिंदी को। उससे पहले के हमारे जो भी सोर्स मिलते हैं वो बहुत पुराने हो गए तो संस्कृत में। बीच में मुसलमानों के आने के बाद का टाइम है वो या तो फारसी
या कौन सा है, राजस्थान। या तो हम हमारी लैंग्वेज यूज में ले रहे थे, या मुसलमानों की लैंग्वेज फारसी थी तो कौन सी यूज में ले रहे थे, फारसी। हिंदी के ज्यादा सोर्स हमारे को मिलते नहीं, क्योंकि हमारे उस भाषा का ज्यादा कोई आदान प्रदान नहीं था। वो भाषा हमने 47 के बाद सीखी। 47 के बाद कहा गया कि नहीं साहब, राजस्थान के जो बच्चे वो कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी। इसलिए खूब पीढ़ियों तक और अभी तक गांव के बच्चों के साथ दिक्कत है, क्योंकि घर की भाषा अलग, स्कूल की भाषा अलग। दुनिया के सारे विद्वान ये कहते हैं कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा एक ही होनी चाहिए। जैसे पंजाब का बच्चा घर में पंजाबी बोलता सुनता है, स्कूल में पंजाबी बोलता पढ़ता है। गुजरात का बच्चा घर में गुजराती बोलता सुनता है, स्कूल में गुजराती बोलता पढ़ता है। दिक्कत हमारे साथ हुई, हमने घर में पढ़ी, घर में सुनी राजस्थानी, स्कूल में बोल ही नहीं पाए। इवन स्कूल में यदि हमने बोलने की कोशिश की तो मैम ने, सर ने डांटा कि नहीं हिंदी बोलोगे, इस प्रकार नहीं बोलोगे। दिक्कत ये रही कि वो हिंदी बोलनी आती नहीं थी, इसलिए हमने क्लास में बोलना ही बंद कर दिया। इसलिए आज भी हमारा बच्चा क्लास में खड़ा होकर सवाल नहीं पूछ पाता, क्योंकि छोटी क्लासों से उसको डर लगता है। कि मैंने एक बार सेकंड क्लास में पूछा था और उन सर ने बिठा दिया, अरे बोलना ही नहीं आता क्या? उसका फोबिया गया नहीं है अभी तक, बोला नहीं जा रहा है उन बच्चों से। उसके साथ बड़ी दिक्कत थी। मेरे एक मित्र हैं, मेरे रूममेट रहे लंबे टाइम तक, आरएस है अब, तो उन्होंने मुझे एक दिन किस्सा सुनाया। मैं कहा यार, मैं जब फर्स्ट क्लास में, या फर्स्ट से भी पहले जब एलकेजी यूकेजी टाइप का जो होता है, उसमें क्लास में मैम ने बताया, सर ने बताया कि गए से गमला, तो मुझे समझ नहीं आया कि गमला क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी गमला देखा ही नहीं था। तो मैंने पूछा कि गमला क्या होता है, तो मेरे को फोटो दिखाई गई कि गमला है। क्या है ये? कि जिसमें पौधा लगता है। मेरा अगला था कि तो क्या धरती गमला है? क्योंकि मैंने तो गांव में धरती में लगते देखे थे। गमला तो शहर का बच्चा देखेगा ना, क्योंकि धरती में पेड़ लग नहीं सकते, धरती होती नहीं है, इसलिए उसको गमले की आवश्यकता है। गांव वाले ने कब गमला देखा? क्या बड़ा अजीब नहीं लगा कि हम लोगों को ऐसे अनार सिखाया गया, हमारे अनार होते ही नहीं। अनार तो देखा ही नहीं था भाई साहब। सेब और अनार, अनार तो देखे ही तब थे जब कोई बीमार हुआ। भाई एप्पल तभी खाया था जब बचपन में बीमार हुए थे, इसके अलावा एप्पल खाने का कोई सीधा सीधा लेना देना। मैं कई बार अब सोचता हूँ यार, इसलिए एप्पल घर वाले नहीं लाते थे, घर वालों के पास पैसे नहीं थे, एप्पल महंगा आता है, इसलिए अपने केले चिकू से टाइम पास किया। आम ही लेके, एप्पल कभी लाए नहीं, कभी बीमार हो गए तब इसको एप्पल खिलाओ, तब एप्पल लेके आए। वो भी घर वाले 4 ही लाते रहे, बीमार को देते, दूसरे को खाने नहीं दिया करते थे। पर वो बात इतनी अंदर बैठ गई कि अब पैसे हैं, पर मेरे से आज भी एप्पल नहीं खाया जाता। मुझे आज भी एप्पल खाता हूं तो मुझे फील आता है कि मैं बीमार हूं। तो मरने दिया, अपने नहीं खाना भाई साहब, केले चिकू खा लेंगे, एप्पल तो अपने खाना। आप आज भी गांव में एप्पल लेके बस से उतर जाओ, गांव वाली बस से उतर जाओ, जो आपसे मिलेगा यदि उसको दिख रहा है आपके पास एप्पल है तो चिंतित होकर पूछेगा कौन बीमार है तारे। आज भी हमें लगता है कि एप्पल का मतलब है कि बीमारी में। तो वो फ्रूट तो देखे ही नहीं थे, तो बच्चे को बताया ऐसे अनार, अनार क्या होता है, तो उसको दिखाया। तो पश्चिमी राजस्थान में एक दिक्कत तो और, पश्चिमी राजस्थान अनार को कहते हैं दाड़म। संस्कृत में दाढ़ी में होता है, संस्कृत से डायरेक्ट उठाया हमने, तो हम उसको दाड़म बोलते हैं। तो किसी को दिखा भी दिया कि इसे कहते हैं बच्चों नार, उसने कहा आ तो दाड़म है। बच्चा डाफा चूक रहा कि मम्मी कहती है वो सही है, कि मैम कहती है वो सही है, घर पे बोलते हैं वो सही है, बाहर बोलते हैं वो सही है। हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम रही, हम इन दो भाषाओं के द्वंद्व में फंस कर रहे। इसलिए आज दिन तक न तो हिंदी ढंग से लिखनी आई ना बोलनी आई। इसलिए कोई यूपी वाला हमारे से जब हिंदी सुनता तो उसको कहता अरे इनको तो तनिक भी बोलना नहीं आता है, और अपने लगता है ठीक ही तो बोला था, इसमें कहां गलत बोला मैंने। उसको लगता है कि यार तू इन तीनों को एक ही बोलता है, सड़क भी वही है, शिवजी भी वही है, और षटकोण भी वही है। और हमें लगता है यार मैं इसको सह बोल लेता हूं वही ठीक है तेरे सामने, वरना तो मैं इन तीनों को है बोलता हूं। मैं सड़क को कहता हूं हड़क, शिवजी को कहता हूं हिवजी, तो मेरे हाई नहीं है, ये आते ही नहीं है मेरे, मेरे डायरेक्ट एक ही आता है। या हम ही लोग हैं जिनके लय अलग है और अड़ अलग है, इसलिए हमसे आज दिन तक कालू नहीं बोला गया, कालू हमसे नहीं बोला जाता। नाली, अब कहते हो मेरे घर के बाहर नाली है, तो खुद को ही फील नहीं आता कि नाली है। नाली कहते लगता है साफ सुथरी कोई चीज होगी जो खाई जा सकती है, और नाली कहते तो आधार है मरने दो रहे साइड के अंदर, अंतर है। मेरी आंख आली है, गिली, अर्जुन आली आंख, अर्जुन की आंख, मेरली तेरली अर्जुन आली।
के संबंध में कोई चीज होती है, वस्तु में, मेरा पोजेशन उस पोजेशन के संबंध में, इसका मतलब गीला। दो अलग अलग है। एक है पोल, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मतलब मेरे पास तुम्हारा कोई ना कोई सिगरेट है, तुम्हारे नंबर का मैं थे, पापा को बताऊंगा, पोल खोल दूंगा मैं। पोल दरवाजा, मैं पोल खोल दूंगा मतलब घर का दरवाजा। दोनों अलग अलग है ना, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते ना इसकी जगह ये लिख सकते। हम अलग ही यूज में लिया करते, इसलिए हिंदी नहीं है। इसलिए हम तीन यूज ले रहे थे, सोर्स तीन यूज ले रहे थे, कौन कौन से? संस्कृत, उसने अपनी हिस्ट्री लिखी, तो वो पहला आदमी था जो अपनी पूरी हिस्ट्री एक साथ लिख रहा था। इसलिए बाद में अपने एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए, उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है ना? सबसे अच्छी हिस्ट्री अपने ओझा जी लिख के गए। टोड वाली हिस्ट्री में खूब गलतियां, स्वाभाविक बात है, बाहर का आदमी था, भाषा आती नहीं थी, दूसरों पे डिपेंड करता था, गलतियां करेगा। जैसे टोड एक बड़ा यूं, जैसे मैं एक मोटा से गलती बताऊं आपको, तो पद्मिनी का नाम सुना है? पद्मिनी, हम सब जानते हैं पद्मिनी के पति का नाम रतन सिंह था, टोड ने लिखा भीम सिंह था। उसने किसी से पूछा, उसने भीम सिंह बता दिया, बेचारे ने भीम सिंह लिख दिया। तो इसमें उसने कई इस प्रकार की गड़बड़ियां की, उनकी गड़बड़ियों को दूर करने वाले कोई बंदे थे, तो वो कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पर फिर भी वो कहते हैं कि टोड को इस मामले में थैंक यू देना चाहिए कि राजस्थान की हिस्ट्री पहली बार लिखने की शुरुआत करने वाला बंदा कौन था? कर्नल जमशेद। तो आज भी, आज मान लो मैं आप में से किसी को जिम्मेदार दे दूं कि राजस्थान की हिस्ट्री लिखी, आप मेरे को दो कि सर एक राजस्थान की हिस्ट्री की बुक आप लिख दो, तो मैं दो ही चीज लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा टोड ने जो कहा है वह सही है, या मैं लिखूंगा टोड ने जो कहा है वह गलत है। टोड इग्नोर नहीं हो सकता। या तो आप टोड से सहमत हो या आप टोड से असहमत हो। टोड को बिना पढ़े आप राजस्थान की हिस्ट्री आज भी लिखी, इतना रिसर्च करके लिख के गया वो आदमी। तो ओझा जी कहते हैं कि आधुनिक राजस्थान इतिहास, क्या बोल बताओ देखे, या मैं कहूं राजस्थान के इतिहास का आधुनिक लेखन, मॉडर्न राइटिंग जो अब हुई है, पहले जो लिख गए वो लिख गए, अब राजस्थान के इतिहास की मॉडर्न राइटिंग जो भी हुई है, उसका यदि कोई जनक है, उसका यदि कोई फादर है, तो वो कौन है? कर्नल जमशेद टोड। ऐसा कौन कहते हैं? लिखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। उल्टा बोल गई तू, कोई बात नहीं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, फिर खुद ही मन मुस्कुरा रही है उल्टा बोल के। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जेम्स राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक था। जेम्स राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक था। जेम्स वॉज फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ऑफ राजस्थान। जेम्स राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक था। जेम्स वॉज फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ऑफ राजस्थान। जेम्स राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक था। जेम्स वॉज फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ऑफ राजस्थान। लंबे टाइम रहा जेम्स उसका मन लग गया था। एक बार उसको किसी दोस्तों ने पूछा कि यदि तेरे को कोई राजस्थान का राजा ये कह दे कि जा जेम्स एक जगह मैं तेरे को देता हूं, तेरे को वहां का राजा बनाता हूं, तू वहीं पर रहेगा, तू कौन सी जगह लेना पसंद करेगा? उसने कहा भैंसरोडगढ़। कौन सी? चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल और बामनी नदियों के किनारे एक किला बना हुआ, उस किले का नाम है भैंसरोडगढ़। क्या नाम है? तो टोडगढ़ सबसे फेवरेट कोई जगह थी तो कौन सी थी? टोड बड़ा गजब वर्णन करता है। टोड भैंसरोडगढ़ के बारे में लिखता है कि दो दोस्तों ने मिलकर बनवाया था। एक दोस्त का नाम था भैंसा और एक का था रोड़ा। कौन कौन से दोस्त थे? दो दोस्त थे, एक का नाम था भैंसा, एक का नाम क्या था? भैंसा। और रोड़ा का गढ़ है तो कौन सा गढ़ है? लिखो, भैंसरोडगढ़ जमस्टोड का पसंदीदा किला था। भैंसरोडगढ़ वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जमस्टोड। चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है, ब्रैकेट में चित्तौड़गढ़ लिखना। भैंसरोडगढ़ जमस्टोड का पसंदीदा किला था। भैंसरोडगढ़ वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जमस्टोड। भैंसरोडगढ़ जमस्टोड का पसंदीदा किला था। भैंसरोडगढ़ वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जमस्टोड। दो किताबें लिखी थी उसने। कितनी किताबें लिखी थी? लिखो, पुस्तकें, जमस्टोड की पुस्तकें, बॉक्स ऑफ जमस्टोड। मैं एक बार नाम लिख रहा हूं, जैसा लिखूं वैसा उतार लें।
लिखो, देख जैसे मैंने लिखा है वैसा वैसा उतार लो, फिर इस बुक्स के बारे में थोड़ा समझते हैं अपने। क्या नाम है? शुरुआत वाला नाम बताओ, देखिए क्या लिखा है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या लिखा दोबारा बताओ? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सुनना देखो, पहली बार राजस्थान वर्ड जेमस्टोन ने यूज में लिया। इससे पहले कहीं पर भी राजस्थान वर्ड नहीं था। इसके बुक के नाम में भी क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। बुक का नाम बोलो, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब सुनना देखो, एनल्स का मतलब होता है इतिहास। एनल्स का मतलब क्या होता है? सुनना, लिखना कुछ मत, हिस्ट्री। एनल्स का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। दूसरा शब्द लिखा हुआ है एंटिक्विटी। क्या लिखा हुआ है? एंटिक्विटी का मतलब होता है पुरातत्व। क्या मतलब होता है? पुरातत्व मतलब पुरानी चीजें, मतलब कोई किला है ना भाई। हिस्ट्री लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? हिस्ट्री का एक तरीका तो यह है कि मैं एक बुक पढ़ूं, उससे लिख लूं। एक तरीका यह है कि मैं कोई पुराना किला देखूं, उस पर भी तो लिखूं कि किला इतना पुराना है, इस किले में इतने पिलर बने हुए हैं, इस किले में ऐसी कार्विंग की हुई है, मुझे लगता है किला उस समय का रहा होगा। यह भी तो हिस्ट्री है अपने आप में। उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्व। या इंग्लिश में ज्यादा अच्छा शब्द होता है आर्कियोलॉजी। क्या वर्ड होता है? उसी को उसने क्या कहा है? एंटिक्विटी। क्या कहा है? एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब भी पुरानी चीज है। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है? इसलिए दारू का एक ब्रांड है, उसका नाम है एंटिक्विटी, क्योंकि दारू के लिए कहा जाता है जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। और सिंपल कर दूं मैं, आज भी कोई पुरानी चीज हो जो एक ही हो आपके पास, एक बहुत अच्छा पेन हो एक ही हो, और मैं उसको सर छोड़ दो एंटिक पीस है, तो एंटिक पीस यही है। बहुत पुरानी चीजें होती है उनको क्या बोलते हैं? एंटिक्विटी। तो एंटिक्विटी का मतलब क्या आ गया? पुरातत्व। एनल्स का मतलब क्या आ गया? इतिहास। मतलब यदि इस बुक का नाम हिंदी में होता तो इसका नाम होता राजस्थान का पुरातत्व तथा इतिहास। नहीं लिखना, लिखना नहीं है हिंदी में, याद यही करना है आपने। क्या नाम बताओ देखे? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पर समझ गए ना मतलब क्या? अब उसने वर्ड यूज में लिया राजस्थान। क्या यूज में लिया? हिस्ट्री किसी भाई मैं ये लिख दूं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ फ्रांस, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इटली, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ चाइना, कुछ ही ले सकता हूं, पर उसने वर्ड यूज में क्या लिया? राजस्थान। अब पहली बार वही आदमी है जो राजस्थान वर्ड यूज में ले रहा है। तो लोगों ने पूछा राजस्थान कहाँ है, तो किसका हिस्ट्री लिख के लगा साहब राजस्थान ये कहां पड़ता है? तो उसने समझाया बेचारे ने। इस बुक के उसने दो नाम रखे, दूसरा नाम लिखा है। अब ये पढ़ो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो राजस्थान कहा उसने समझाया कि भारत के वेस्टर्न में और भारत के सेंटर में और भारत के वेस्टर्न में जो राजपूतों के राज्य हैं उन सबको मिला के मैं क्या बोल रहा हूं? तो भारत के कहां कहां बताओ? सेंटर में और वेस्ट में। सेंटर में और सेंटर मतलब मध्य प्रदेश, सेंटर मतलब वेस्ट मतलब राजस्थान गुजरात, वेस्ट मतलब। अब इसका मतलब क्या और सुनना देखो, मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा। मध्य प्रदेश का वह पार्ट जो राजस्थान को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? माल। कुछ डिस्ट्रिक्ट यदि आपने नाम सुने, इंदौर नाम सुना, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ऐसे नाम सुने, तो ये पूरा इलाका कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का तो कौन सा? मालवा। गुजरात का वही इलाका जो अपने टच करता है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? और अपने आज का राजस्थान, अपने आज का, इन तीनों को मिला के पहले राजस्थान बोलते थे। किस किस को राजस्थान बोलते थे? मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात का सौराष्ट्र, हमारे आज का राजस्थान, इनको मिला के क्या बोलते? अब वो जो उस टाइम का राजस्थान था उसका मालवा दे दिया मध्य प्रदेश को, उस समय का जो राजस्थान था उसका सौराष्ट्र दे दिया गुजरात को, तो जो बाकी बचा हमारा है। आजकल हम उसको राजस्थान कहते हैं। बाकी राजस्थान का मतलब पूरा है। राजस्थान का मतलब है पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह है? वहां से ग्वालियर तक, अमरकोट से ये पूरा राजस्थान। इधर से ठेठ आप गुजरात वाली इस बॉर्डर से शुरू कीजिए, ऊपर तक मालवा तक जाएंगे, पूरा का पूरा क्या है? राजस्थान। मालवा मतलब मध्य प्रदेश सेंट्रल, वेस्टर्न मतलब राजस्थान और गुजरात, तो मतलब सौराष्ट्र और आज का राजस्थान। तो उसने कहा राजस्थान का मतलब क्या क्या बताया उसने? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के सेंटर में, भारत के वेस्ट में जो भी राजपूतों के राज्य हैं उन सबको मिला के मैं क्या बोलता हूं? जो राजाओं का स्थान है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? पहले बड़ी बात, तो पहली बार राजस्थान वर्ड का यूज कौन कर रहा था? कर्नल जेम्सटोड। अपनी कौन सी बुक में?
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान समझाने के लिए उसने दूसरा नाम क्या रखा? क्लियर है भी बात? तो राजस्थान को इतना मतलब पसंद आ गया था उसको, राजस्थान इतना पसंद आ गया कि तो वो इतनी तारीफें करता, उसने बुक में भी खूब तारीफें की है, और वो जब अंग्रेजों से मिलने जाता तब भी खूब तारीफें करता। एजेंट था, एजेंट का मतलब है राजस्थान की न्यूज अंग्रेजों को देख के आएगा, तो अंग्रेजों के पास जाता था। अंग्रेज पूछते और बता राजस्थान में मन लगा कि नहीं लगा? जोरदार लगा। अरे यार हमने सुना था गर्मी बहुत ज्यादा है, लू वू चलती है यार, वहां पे बीमार हो जाते हैं लोग। उसने कहा यार मेरे को तो मजा आता है, मैं चाहता हूँ वहीं रह जाऊं। ऐसा क्या? उसने कहा लोग बहुत अच्छे हैं। कैसे? अगर बहादुर लोग यार, क्या वीर लोग हुए। कैसे? उसने कहा यार मैं अभी एक गांव गया, गांव की कहानी पता चली। एक गांव में मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ने के लिए एक बार दुश्मन आ गए थे, 750 लोग तोड़ने के लिए आ गए थे। पता है गांव वाले कितने थे? 50, फिर भी लड़े, और 50 ने सामने वालों को 150 मार दिए, बाकी भाग भूग गए, मंदिर बचा गए। यार 50 आदमियों को पता था मरेंगे, लेकिन उसके बावजूद 750 जो भिड़ गए थे बहादुर लोग कहां होते हैं? उसने कहा ऐसी सैकड़ों कहानियां पढ़ी है मैंने इन लोगों की, ये बहुत बहादुर लोग हैं। अंग्रेजों ने कहा हाँ 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 मान लिया, पर अपने से ज्यादा थोड़ी। उसने कहा धीमे बोलो, ये चुपचाप बैठे होते ठीक है, कभी लड़े ना तो अपनी हालत खराब कर देंगे। अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि राजस्थान वाले तो पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, टोट पक्का लड़वाएगा। ये उनको कहेगा तुम सबसे बहादुर हो, किसी से भी लड़ सकते हो, ये अपने से लड़ेंगे। इसलिए टोड का जबरदस्ती इंग्लैंड वापस ट्रांसफर किया गया कि तू भारत में नहीं रहेगा, वापस जाएगा। उसने कहा मेरे नोट्स अधूरे हैं, कोचिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। यति ज्ञानचंद्र सर को फीस जमा करवा दी लेकिन कंप्लीट करनी है। अंग्रेजों ने कहा नहीं, तेरे नोट्स फोटोकॉपी करवा ले, बाकी स्टूडेंट के फीस हम तेरे को वापस दिलवा देंगे, तेरी बॉम्बे से टिकट पकड़, वापस जाना। कहां से टिकट है? कहां से? वो रहता था उदयपुर। कहां रहता था? अब उसको कहां जाना है? बॉम्बे। वहां से पानी वाले जहाज में बैठ के कहां जाना है? इंग्लैंड। अब उसने गजब दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है तो अब जाना है तो जाना ही है, पर नोट्स तो बीच में पड़े। तो उसने कहा ठीक है। अब वो उदयपुर से घोड़ा लेके रवाना होता है। कहां से? उदयपुर से था पाली। कहां था? पाली। पाली से जाता है जालोर, जालोर जाता है सिरोही, सिरोही से जाता है गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब घूमता हुआ इधर फिर जाता है दमन दीव। कहां जाता है? दमन दीव से जाता है बॉम्बे, फिर बॉम्बे से जहाज में बैठ के जाता है। लंबा टाइम लगाता है इस पूरे में, घूमता हुआ गया। अब जहां जहां गया वहां वहां को लिखता गया कि मैं अभी पाली हूं, पाली में ये देखा, मैं अभी जालोर हूं, जालोर में ये देखा। अब वो कहां घूम रहा है? उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही, गुजरात, दमन दीव, बॉम्बे। ये भारत का कौन सा इलाका है? पश्चिम, इसलिए बुक का नाम। मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, कहां ट्रेवलिंग कर रहा हूं? वेस्टर्न इंडिया में। तो घूमते घूमते उसने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? फिर उसने वैसे लिखा है अब मैं आज शाम को 7:30 इस गांव में पहुंचा हूं, इस गांव में कुछ इस जाति के लोग मेरे से मिलने के लिए हैं, मक्का की रोटी लेके, मुझे खाकर बहुत अच्छी लगी। या बुरा लगा तो उसने बुरा लिखा है, मैंने आज छाछ पी, मैंने आज राबड़ी खाई, सब कुछ लिखा उसने। जहां जहां गया वहां के लोगों के बारे में। आज एक गांव में मंदिर था, मंदिर में पुजारी जी थे, उन्होंने मेरे से पूजा करवाई, उन्होंने मेरे को ये दिया। इस गांव के लोग गले में ताबीज पहनते हैं, मैंने उनसे पूछा ताबीज क्यों पहनते हैं? उनका गांव में डाकण आती है, तो लिखता है इसका मतलब लोग डाकण में विश्वास करते हैं। तो हमारे अंधविश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारा जीवन, सब कुछ जिस बुक में वो लिख के गया, बुक कौन सी है? चला गया यहाँ ना, यहाँ से नोट से कटे करके ले गया, उसकी दोनों बुक की कंप्लीट नहीं हुई थी। यहाँ से वापस जाता है, यहाँ से वापस जाने के बाद उसकी डेथ होती है 1939 में, सॉरी 1935 में। कब डेथ होती है उसकी? 23 के आसपास चला गया था, 1823 के आसपास चला गया था, 35 में उसकी डेथ होती है। इन बिटवीन उसने अपने बुक कंप्लीट किए और उसने अपना पूरा जीवन राजस्थान की प्रशंसा करने में बिता दिया। इंग्लैंड में इतने सेमिनार ज्वाइन किए उसने, और सारे सेमिनार में उसने जाके बताया कि राजस्थान के लोग कितने बहादुर है। कई कई तो ऐसे राजाओं के बारे में बताया गया जिनके बारे में हम तो जानते भी नहीं थे ये भी हुआ है क्या, पर ये निकाल के लाया, ये कोई इंस्क्रिप्शन निकाल के लाया, ये किसी बुक में से निकाल के लाया, साहब वो भी हुआ था, उसका ये हुआ है। तो बड़ी गजब तारीफ है की राजस्थान की हिस्ट्री यदि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई तो वो आदमी कौन है? कर्नल जमशेद। किताबों का क्या असर होता है उसका एग्जाम्पल देखिए। कर्नल जमशेद की दोनों किताबें राजस्थान की प्रशंसा में, दोनों किताबें इंग्लिश में, इसलिए राजस्थान वालों को समझ में नहीं आई। हमारे इंग्लिश थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश केवल वहां थी जहां अंग्रेजों का राज था। हमारे अंग्रेजों का राज था नहीं, हमारे राजाओं का राज था, हमने अंग्रेजों से केवल संधियां कर रखी थी, इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी वहीं लगाई जहां उनका राज था। हमारे उनका राज था नहीं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी नहीं लगाई। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले अंग्रेजी लगाई थी बंगाल में। कहां पे लगाई? क्योंकि अंग्रेजों का राज ही सबसे पहले कहां पर स्थापित हुआ? बंगाल। इसलिए सबसे अच्छी इंग्लिश को जानता था कौन? जानता था? बंगाली। इसलिए टोड की किताबें पढ़ी किसने? बंगालीज ने पढ़ी। और जब बंगालियों ने किताब पढ़ी उनको मजा आ गया किताब पढ़ी, उनको लगा अरे यार ये क्या कहानी है, ये मतलब 50 आदमी राजस्थान के 750 से भिड़े, अरे यार 3000 लोग बाहर 17,000 खड़े थे उनसे भिड़े,
अरे 8,000 लोग थे सामने, 60,000 थे, फिर भी लड़े हैं। मर गए होंगे, कट गए होंगे, दुश्मन ने कब्जा किया होगा, पर लड़ लेना ये भी तो बड़ी बात है। उनका सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ लेंगे। और बंगालियों को लगा कि जब मुट्ठी भर राजस्थानी विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ सकते हैं तो हम अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ सकते। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे पहले राष्ट्रवाद, सबसे पहले नेशनलिज्म यदि कहीं पर आता है तो कहां पर आता है, बंगाल। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ने की बात करते हैं तो कौन करता है, बंगाल। बंगाल के पीछे वो जो मोटिवेशन था वो किताबें किसकी, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने राजस्थान की हिस्ट्री पर कुछ लिखा नहीं हो। इतना लिख के गए बंगाली, इसकी हद नहीं है। मतलब बंगालियों ने राजस्थान की प्रशंसा में किताबों की किताबें लिख दी। अरे यार क्या बंदे हुए थे। मतलब एक एक कैरेक्टर पे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके एक चचेरे भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनके एक और भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक बहन स्वर्ण कुमारी, पूरा पूरा परिवार। ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, जितने बंगाल का था बड़े से बड़े राइटर का नाम लीजिए, उसने राजस्थान पे पक्का लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर तो कहते हैं कि जब मैं बचपन में पढ़ता था कि भारत का इतिहास तो सिकंदर से शुरू होता। कहां से शुरू होता, और हमें पढ़ाया जाता कि सिकंदर बाहर से आया था, हमारे राजा पोरस ने उससे लड़ाई लड़ी। किसने लड़ाई लड़ी, और पोरस हार गया। और फिर हिस्ट्री आगे बढ़ती और हिस्ट्री में आता कि फिर प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से आया था लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल की तरफ से लड़ा था नवाब सिराजुद्दौला, और नवाब सिराजुद्दौला हार गया। सिकंदर से लेकर क्लाइव तक, पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक भारत के इतिहास में हार हार और हार बताई जाती। एक बच्चे के मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता, मुझे बड़ा बुरा लगता। फिर मैंने राजस्थान को पढ़ा, मुझे प्राउड फील हुआ कि उस रेगिस्तान के अंदर भी उन लोगों ने खून को पानी से सस्ता करके रख दिया था। पानी नहीं होगा वहां पर, लेकिन उन लोगों ने खून बहा दिया था उस धरती की रक्षा के लिए। तो बंगालियों ने खूब तारीफें की। तो बंगालियों की तारीफें करने के पीछे कोई किताब है, तो वो किताब कौन सी है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने लिखी। किताब के आने से पहले कभी बंगाली सोचते भी, 5 आदमी बैठ के सोचते कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। बाहर जाते चौराहे पे 2 अंग्रेज बंदूक लेके खड़े हैं तो डर लगता है, ना ना, एक दूसरे को कहते कंट्रोल उदय कंट्रोल, अपने लड़ना। टोड वाली किताब आने के बाद लड़े हैं वो। तो टोड की किताब थी राजस्थान पे, प्रभावित किसको कर गई, क्योंकि हमने तो अब तक ही नहीं पढ़ी। अभी तक भी हम तो नाम ही याद कर रहे हैं कि टोड ने लिखी कौन सी थी, बोलो नाम। राजस्थान का मतलब सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरी बुक का नाम, इसका नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया क्यों है, ट्रेवलिंग करता करता घूमता घूमता गया इसलिए। आगे बात समझ में, पढ़ना घर पे जाके पूछेंगे कल अपने। इंग्लिश म्यूजियम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, जो तेरे को अच्छा लगे। आज जाके दुकान वाले को ना जो इंग्लिश का अखबार आता है वो दे दे, कोई भी जिसमें हीरोइनों की अच्छी फोटो आए, फिल्मों की बातें आए, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, शुरू करना है अपने को तो कुछ ही पढ़ा जाए, पूरा पढ़ना है। टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 9 मरे, सब्जी मंडी में सांड लड़े, 2 हुए घायल, पढ़ना है अपने, कोई ऑडिटोरियल नहीं, सारा प्लीज पढ़ना। तुम मेरी बात मानना, मैं पिछले 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, तुम पूरा पढ़ना। आज के 5 साल पहले मुझे कोई बच्चा पढ़ता, मैं उसको बताता कौन कौन से पन्ने पढ़ते, तुम पूरा, तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं आता है। इस बात को समझना, व्यक्ति को सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि वो क्या नहीं जानता है। सुकरात का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सुकरात दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर हुआ है। उसे पूछा गया यार तुम तो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो। उसने कहा हाँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या, आई नो दैट आई डोंट नो। तो सबसे पहले आदमी को पता होना चाहिए वो क्या नहीं जानता। मैं जानता हूं तुम क्या नहीं जानते हो। इसलिए बाहर पढ़ना है। भास्कर पत्रिका जो सामने आ जाए अपने पूरा रगड़ के रखना उसको। किसी प्रकार की कोई न्यूज आए, है ना, चोरी कर ली, कोई डकैती हो गई, बस भिड़ी पढ़ो। बस भिड़ी तो पता तो चलेगा, भिड़ी में दोनों मात्रा छोटी लगानी बड़ी है, बिंदी कहां लगानी है नीचे उसके जाके, बहुत कुछ सीखोगे आप वास्तव में। बाकी याद करके आना, है ना। अभी आपकी साइंस की क्लास होगी, 10-15 मिनट का गैप है, आप चाहो तो पानी वानी पी के आ सकते हो ना, इन्हीं को याद कर लो अपने वापस।